क्या हाल चाल है भाई। सेल साइकिल करा नहीं करा, तोते उड़ गए अभी तक। टेस्ट दिया किसी ने? आज देंगे या नहीं देंगे? हाँ भाई। चेक पॉइंट ऑफ सेल साइकिल डिस्कस करेंगे अलग से। कल ही दे दिया था। बढ़िया। और कोई? नहीं, नीट एडवांस है तो डोपा मत ले बेटा। लेवल ठीक था, टेस्ट नहीं मिला। रॉन्ग आंसर तेरे को विकास सब में रॉन्ग दिखता है, कुछ ठीक भी दिखता है। टेस्ट मिलेगा वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। मेरा टेलीग्राम चैनल है तरुण सर वेदांतु नाम से। कितने फॉलोवर हैं? लगभग 49,000 के आसपास। मिल जाएगा आपको। कोट में कोट पहना हुआ है मैंने। खोजो तो सही यार, खोजने से भगवान मिल जाते हैं। तुम हमारा टेलीग्राम नहीं खोज पा रहे हो अभी तक। हाँ। लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन आते हैं। हाँ, सारा सिलेबस वन शॉट में करा दी। तेरा जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। एक भाई रुको, एक मिनट सुने। सब लोगों ने सेल साइकिल कंप्लीट किया है? किसने किसने नोट्स याद किए नहीं किए? अभी मुझे पहले ये बता दो। सेल साइकिल के नोट्स अभी तक किसने किसने याद नहीं किए? मुझे कमेंट में लिखो जल्दी से। कौन कौन है जिसने सेल साइकिल के अभी तक नोट्स याद नहीं किए? कौन कौन है? कौन कौन है जिसने सेल साइकिल कंप्लीट नहीं किया, नोट्स याद नहीं किया, अभी प्लान ही बना रहा है? तुम बैकलॉग करके मानोगे? पूरी कोशिश कर रहे हो, पूरी शिद्दत से लगे हुए हो। सारी कायनात जुट गई है तुम्हें बैकलॉग कराने के लिए। नहीं, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं कि तुम बाद में यही करोगे कि सर वन शॉट करा दो, वन शॉट से हो जाएगा। फिर वहां पे वो ट्रिक वाले आ जाएंगे। जब लाख आखिरी सीजन आता ना, फिर ट्रिक वाले एक्टिव हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक इस ट्रिक से सेल साइकिल के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बेसिक पढ़ लो भाई। तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रही सिलेक्शन कैसे होता है? आज कंप्लीट करो सारे। जिसका बैकलॉग हो गया 1.5 पे लगाओ या 2 पे लगाओ, मुझे नहीं पता, 2x पे, जैसे करना हो तुम्हें। आज साहब सब लोग सेल साइकिल कंप्लीट करेंगे विद क्वेश्चंस। जो मैंने उसका टेस्ट दिया है टेलीग्राम चैनल से उठाओ, मेरे वाला खोजो, कहीं से खोजो, मुझे नहीं पता। खोजो, उसको कंप्लीट करके रखो। क्लियर है? यस। आज कंप्लीट करेंगे उसे। सही। हाँ बेटा, डोपा की बुक की बात कर रहा है। बुक आने में टाइम लगेगा। आज एक डाउट सेशन भी है मेरे पास। थोड़ा सा राइटिंग पैड आ जाने दो, मैं प्रॉपर क्वेश्चंस कराऊंगा सेल साइकिल के अच्छे वाले। अच्छे वाले 20 क्वेश्चंस कराऊंगा एक सेशन लगाकर। तो आज वाला डाउट सेशन आपका मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे में लगा देता हूं। वहां पर सेल साइकिल के हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। भाई एक मिनट सुन लो मेरी बात ध्यान से। अपने बगल वाले को मत देखो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। काउंसलिंग आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सारे बच्चे आज सेल साइकिल कंप्लीट करेंगे। उसका मैं कहोगे तो एक फिल इन द ब्लैंक्स का एक असाइनमेंट बना दूंगा, अच्छे से वो कर लो। मैं हैंड रिटन नोट्स पे काम कर रहा हूँ किसी के थ्रू मदद से, तो वो भी मैं आपको इसका दे दूंगा सेल साइकिल का। पर प्लीज कम से कम याद तो करो। आज कुछ भी करके सेल साइकिल को हम लोग नोट्स और याद कर लेंगे। यस। हाँ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, शॉर्ट नोट दूंगा बेटा, बनवा रहा हूं मैं वो। टेस्ट अच्छा नहीं गया तो फिर से याद करो। आज जिसने जिसने बैच लिया है, आज पहली क्लास है, पहले सुनो ध्यान से। हम लोग आपके पास क्या है कि हम लोग 1.0 2.0 3.0 ये कॉमन ही बैच है। पहली बात तो ये समझो। हमारे पास क्या है बेटा, ऐसा नहीं कि हम लोग 10 बैच पढ़ाते हैं। अभी 3.0 में सेल यूनिट ऑफ लाइफ मुझे कराना है, वो इवनिंग की क्लासेस में एक्स्ट्रा लगा के कराएंगे। यहां से आप सेल साइकिल पढ़ रहे हो, लिविंग वर्ल्ड पढ़ोगे, इस तरीके से प्रॉपर आपका सिलेबस चलता रहेगा। हमें सिलेबस को टाइमली फिनिश करना है। अगर आप लेट हो तो सबसे पहले क्या करोगे, सेल साइकिल को अटेंड करो। सबसे पहले सेल साइकिल कंप्लीट करो, लिविंग वर्ल्ड करो, जो शाम में एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे उनको करना स्टार्ट करो। क्लियर है बेटा? यस।
आज फिजिक्स की क्लास नहीं हुई थी? नीट एडवांस करो। हाँ श्रिया बेटा देख मेरी बात सुन ध्यान से, तू कह रही है कि सर आप दोबारा से रिवाइज कर दो वहां से जहां से इंटरकाइनेसिस से। अगर तुझे माइटोसिस नहीं आती है तो तुझे वो नहीं समझ में आएगा मियोसिस टू। मियोसिस टू बिल्कुल माइटोसिस जैसा, एक डिफरेंस है बस। मियोसिस टू हमेशा हैप्लॉइड सेल में होगा क्योंकि मियोसिस वन के बाद होता है। क्लियर है? अब क्या है बेटा, हमारा एक छोटा सा डिस्कशन बचा हुआ है सेल साइकिल का, वो तभी करें जब बाकी बच्चे उस चीज को पढ़ लें। तो इसका मतलब जो इस वीक की तीसरी क्लास होगी वेडनेसडे, आधे घंटे के आसपास सेल साइकिल पे कुछ डिस्कस करेंगे लाइव यहाँ पर। सही है? लिविंग वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, सेल साइकिल पे डिस्कस करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूं, प्लीज सीरियस रहो, ज्यादा मेहनत करो, 3 गुना मेहनत करो अभी। क्यों रीजन बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि पेपर जो होगा मई में होगा, यहां से ज्यादा टाइम है नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। जब आप एग्जाम दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि सर ने सही बोला था, टाइम नहीं है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा, बैकलॉग करने का कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। यस? हाँ नहीं बेटा, डाउट सेशन आज नहीं लेंगे, उसको आगे करेंगे। बेटा आंसर की मैंने डाल दिया तो दोबारा डाल देता हूं, ठीक है? जिन बच्चों ने आज बैच ज्वाइन किया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेल साइकिल आपके पास 2 से 3 दिन है। जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उसमें कंप्लीट कर लो अपना सेल साइकिल। उसका एक टेस्ट दिया है मैंने अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे, और एक मंथन नीट का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे। 3 दिन के अंदर उस चीज को खत्म करेंगे। सही? बाकी सब्जेक्ट भी करना है। प्लीज ऐसे मत किया करो, अगर आपका कोई बैकलॉग है तो एक एक लेक्चर देख के किया करो, नहीं। किसी भी सब्जेक्ट का करना है तो एक चैप्टर पूरा खत्म करना है, ऐसे करके करोगे तो आपको हो जाएगा। करें बेटा? करें? मंथन 3.0 2.0 का जो एग्जाम है नेक्स्ट संडे है। आपको पता है नेक्स्ट संडे एग्जाम जो होगा उसमें क्या आएगा? आपको क्लियरली पता है नेक्स्ट संडे जो एग्जाम है उसमें आपको पता है कि बॉटनी में सेल साइकिल पूरा आएगा। तो प्लीज उस टेस्ट को अच्छे से करके आएंगे आप लोग। यस, उस टेस्ट को अच्छे से करके आएंगे। आयशा शेख प्लीज सलाह मत दो, वन शॉट देख लें या वन शॉट देख लो, नहीं, आपको प्रॉपर चैप्टर यहीं से करना है। नहीं बेटा, टेस्ट में सूरज पटनायक जी कह रहे हैं कि टेस्ट में वीडियो सोल्यूशन दीजिए, नहीं देंगे कभी भी आपको, और देना भी नहीं चाहिए। वीडियो सोल्यूशन से क्या फायदा हो जाएगा तुझे? अगर तू वीडियो देख के सीख रहा है तो तूने टेस्ट क्यों दिया फिर? तुझे तो बस ये पता चलना चाहिए ये स्टेप्स हैं, बाकी तो दिमाग तेरे को लगाना चाहिए। कायदे से तो टेस्ट के सॉल्यूशन की नीड नहीं होती, सिर्फ आंसर की नीड होती है। सॉल्यूशन उन्हीं क्वेश्चंस के चाहिए होते हैं जिसमें आप फंस रहे हो, बाकी तो जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हो बिना पढ़े जा रहे हो क्या? प्लीज सीरियस रहो, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड मत करो, कीप इट सिंपल। सिंपल क्या है? हम चैप्टर के प्रॉपर लेक्चर यहां से पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसका टेस्ट दे रहे हैं, कुछ नहीं करना। और आपने पूरे साल भर आपको जितनी बार मैं टेस्ट देता जाऊं पीडीएफ में, उसको सॉल्व करते चले जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं करना आपने। अपनी नोट्स बार बार रिवाइज करो, उसके बाद जब आप क्वेश्चन बना लो नीट एडवांस के तब आप एनसीईआरटी करो। सही है? चालू करें? जल्दी बोलो, चालू करें बेटा? चालू करें लिविंग वर्ल्ड, छोटा चैप्टर है। यस यस, बिल्कुल सही है। पीडीएफ मैं कहां दे रहा हूं? मेरा अपना पर्सनल टेलीग्राम चैनल है और एक मंथन नीट का टेलीग्राम चैनल है। जिनको खोजो, खोज नहीं मिला, मैं कल फिर आपको बताऊंगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, मुझे कोई चीज आपसे नहीं चाहिए। आपने सिर्फ क्या करना, अपने लेक्चर देखने, आपको नोट्स याद करने हैं। नोट्स याद कर लो और उसके क्वेश्चन कर लो, 100% सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। आपको ये भी करना है वो भी करना, मत करो कुछ भी। आपको बोला कि ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बनाने तो नीट एडवांस के बना ले, क्या उतने क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे? बेटा मल्टीपल रिवीजन चाहिए नोट्स की, बस। कर सकते हैं हम लोग, स्टार्ट कर ले लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में मुझे कितना टाइम चाहिए? 2.5 दिन चाहिए। इसका मतलब इस मंथ में मुझे, सॉरी इस वीक में मुझे आधा दिन बचेगा, उसमें क्या डिस्कस करेंगे? सेल साइकिल के कुछ टॉपिक छोटे छोटे, ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दे। क्लियर है बेटा? चलें, ये स्टार्ट कर रहे हैं। यस, किसी तरह की अभी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करो। हम लोग बार बार आपको बोल रहे हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज से फायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी ये सीबीटी मोड में जाने वाला है। चलिए, चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। अब मेरी तरफ पूरी ध्यान से देखिएगा। देखो,
लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। लिविंग वर्ल्ड में एक टॉपिक है टैक्सोनॉमी के। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो तरह का सिलेबस होता है। एक सिलेबस होता है जो एनएमसी देता है और बाकी का जो डाटा होता है मेरे पास एनसीईआरटी का होता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो भी हम पढ़ाते हैं वो सब एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। लिविंग वर्ल्ड में एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम कहते हैं व्हाट इज लिविंग, वो एनएमसी के सिलेबस में है पर आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, लिविंग वर्ल्ड में वो टॉपिक भी पढ़ाएंगे जो सिलेबस में लिखा हुआ है ऑफिशियली पर एनसीईआरटी से डिलीट है। नॉर्मली हम वही चीज पढ़ाते हैं जो एनसीईआरटी में प्रेजेंट होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड। मैं यहाँ पर टॉपिक आपको दिखा रहा हूँ। टॉपिक दिखाने पे सबसे पहले मैं क्या ये टॉपिक कराऊं आपको, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है पर ये आपके एनएमसी के सिलेबस में। एनएमसी क्या होता है बेटा, नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो एनटीए क्या करता है, एनएमसी देता है सिलेबस, तो नॉट इन एनसीईआरटी। तो मैं इसको भी आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपके पास एक टॉपिक होगा क्या नाम है, नॉमेनक्लेचर। एक टॉपिक होगा नॉमेनक्लेचर, उसको हम करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक होगा बेटा मेरे पास टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ऐसा अजीब सा है, थोड़ा सा चैप्टर अजीब सा है, छोटी छोटी डेफिनेशंस है, सब कुछ है। तो इजी चैप्टर है। कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आ सकता है, किसी किसी साल दो क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर इजी चैप्टर है, यस। और इसको पढ़ने के लिए मुझे ज्यादा क्लास नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसके लिए 2.5 क्लास इज मोर देन इनफ, उतने में करा देंगे। तो इस वीक की 0.5 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेल साइकिल। जो नए बच्चे हैं प्लीज तब तक सेल साइकिल अपना खत्म कर लेना, ताकि हम सेल साइकिल के अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन क्लास में ही कराएंगे आपको पहले। क्लियर है? विद रिस्पेक्ट टू एटीएस लार्ज सब यूनिट इज 60, यूकैरियोटिक राइबोसोम प्रो, थर्ड है ना, थर्ड है। स्टार्ट करें? आवाज आ गई है आपको? ठीक है, आवाज आने लगी है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आज क्या डेट है पहले बताओ मुझे। सर आज 3 अगस्त हो गई है। 3 अगस्त का मतलब क्या है, यहां से एग्जैक्टली आपके 9 महीने के बाद पेपर हो जाएगा। इसका मतलब मुझे 5 से 6 महीने में सिलेबस खत्म करना चाहिए। बायो में जल्दी खत्म करूंगा तो उससे मुझे फायदा क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में मुझे टाइम ज्यादा मिलेगा। हमारी अकेली ये स्ट्रैटेजी, हमारी टीम की स्ट्रैटेजी है, आपके साथ मेहनत ज्यादा करेंगे, आपको टाइमली सिलेबस खत्म करेंगे ताकि आपको रिवीजन का टाइम मिले। बायो में आपको एक्स्ट्रा रिवीजन नहीं करनी, साथ के साथ मैं टेस्ट लेता रहूंगा, आपको रिवाइज करने के लिए बोलता रहूंगा, एक्स्ट्रा टेस्ट लेता रहूंगा, उससे आपको बार बार रिवाइज होता रहेगा। प्लीज अपना दिमाग मत लगाना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं बनानी, कुछ उल्टी सीधी चीजें नहीं करनी, कुछ नहीं करना आपने। क्लियर है? जितना बोलो उतना अपने दिमाग में बिठाओ। क्लियर? यहाँ से वही बच्चे सिलेक्ट होंगे जिनको इस बात की अवेयरनेस होगी, कि वो समझ पा रहे होंगे कि सच में टाइम कम है अगले साल के लिए। अगर सीबीटी लगता है तो कई तरह के पेपर आएंगे, हर तरह के पेपर के लिए आपको मैं तैयार करूंगा, टेंशन मत लो। बस आप जैसा बोला जाए वैसा करो। लिविंग वर्ल्ड एक छोटा चैप्टर है, छोटे चैप्टर में हमें जल्दी इसको कराना भी है, तो मेरे हिसाब से इतना टाइम बहुत है कि 2.5 क्लास में हम लगभग 2 क्लास से 2-3 क्लास के बीच में इसको कराते हैं। टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग का जो टॉपिक है ना बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर ये एनएमसी के सिलेबस में है, तो इसको पढ़ा देते हैं। पर जब इसको हम पढ़ाते हैं तो एक चीज खास याद रखते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जब हम इसको पहले पढ़ाते थे, जब ये एनसीईआरटी में रहता था, तो 1 या 2 क्लास तक तो इसी को पढ़ाते रहते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि अगर क्वेश्चन आया, वैसे तो चांसेस बहुत कम है इस टॉपिक से, ये जो टॉपिक है ना बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अगर क्वेश्चन आया मेरे पास, समझो ध्यान से, अगर क्वेश्चन आया तो कैसा क्वेश्चन आएगा उस पर बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। अगर क्वेश्चन आया तो आसान क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को टारगेट करके पढ़ा देंगे इसे। बाकी ये टॉपिक है मेरे पास, नॉमेनक्लेचर है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनोमिक कैटेगरी। ये प्रॉपर एनसीईआरटी में भी है और आपके एनएमसी के सिलेबस में भी है। ठीक है, इन पे ज्यादा फोकस रखेंगे, इसको आपको पढ़ाएंगे जरूर, पर ऐसा नहीं कि उस लेवल तक जाएंगे जिस लेवल की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हो गया? इसका मतलब हमें पता है आपको कि कहां पर क्या पढ़ाना है। क्लियर? अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं।
चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करेंगे एक साइंटिस्ट के नाम से। सब लोग रेडी हैं? बता दो जल्दी से बेटा। यस 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 यस। हाँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज अभी कोई ज्वाइन मत करो। यस, टेस्ट में क्या आएगा? इस संडे जो टेस्ट आएगा उसमें सेल साइकिल आएगा। इस संडे जो टेस्ट होगा उसमें सेल साइकिल आएगा। आप कहोगे लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चन डालने में डलवा दूंगा, पर मैं ये बोल रहा हूं कि सेल साइकिल कर लो बस। ठीक है, चालू करते हैं। तो देखो क्या हुआ है टोटल, मैंने बता दो, मैंने बहुत वीडियोस भी बनाई आप लोगों के लिए। तो मैंने क्या किया था, लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हर हर यूनिट टोटल, मुझे बताओ 11 12th में टोटल कितनी यूनिट है? सर 11 12th में मिला के टोटल 10 यूनिट है ना? बायो में टोटल 10 यूनिट है। हर यूनिट के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा है। जैसे लिविंग वर्ल्ड एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी की यूनिट है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक यूनिट है। इसमें टोटल 4 चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर है। सही है। हर यूनिट के स्टार्टिंग में क्या दे रखा होता है? एक साइंटिस्ट का नाम दे रखा होता है। यहां पर इस यूनिट के स्टार्टिंग में, डाइवर्सिटी वाली यूनिट के स्टार्टिंग में जिस साइंटिस्ट का नाम दे रखा है उनका नाम है अर्नस्ट मेयर। क्या दे रखा? अर्नस्ट मेयर। उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अर्नस्ट मेयर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करोगे। तो सबसे पहले ये साइंटिस्ट बेटा, ये साइंटिस्ट कहां दे रखे हैं? एकदम स्टार्टिंग में दे रखे हैं। ठीक है, तो अर्नस्ट मेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। इस बात को कैसे आप समझेंगे, ध्यान सुनेंगे बेटा। और डार्विन अपने समय के, या पूरा अब तक जितना भी हुआ है, डार्विन जो है अब तक के 100 बड़े साइंटिस्ट में डेफिनेटली हैं। डार्विन का बर्थ वगैरह कब था? 1811। और डार्विन जो है उन्होंने काम कब किया? 19वीं सेंचुरी में, मतलब 19th सेंचुरी, 1857 में उनकी बुक आई थी। अब ये जो साइंटिस्ट है जिनका नाम अर्नस्ट मेयर है, इन्होंने काम किया है 20वीं सदी में, 1900 कुछ में। इसीलिए इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, बिकॉज ऑफ इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से। अब अर्नस्ट मेयर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी स्पीशीज की डेफिनेशन। अगर मैं आपसे कहूं आप और मैं सेम स्पीशीज हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम दोनों देखने में एक जैसे हैं, इसलिए सेम स्पीशीज हैं। पर अर्नस्ट मेयर ने स्पीशीज की एक डेफिनेशन दी थी जो सबसे ज्यादा वैलिड थी। स्पीशीज की एक डेफिनेशन दी थी जो सबसे ज्यादा वैलिड थी। किसने दी थी? अर्नस्ट मेयर ने। उस वैलिड डेफिनेशन में क्या था, पहले उसको समझो। इन्होंने स्पीशीज की एक ऐसी डेफिनेशन दी जो सबसे ज्यादा वैलिड है। इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये पूरी सदी के, मतलब हम बोलते हैं कि अब तक के टॉप 100 साइंटिस्ट में एक थे अर्नस्ट मेयर। ठीक है, इन्होंने स्पीशीज की एक ऐसी डेफिनेशन दी जो सबसे ज्यादा वैलिड है, और उसको हम एक और नाम देते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। क्या नाम देते हैं बेटा? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का नाम देते हैं। किसको नाम देते हैं बेटा हम लोग? अर्नस्ट मेयर ने जो दिया उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। क्लियर है? क्लियर है? यस, सही है। ठीक है, तो इसको इन्होंने बोला बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब मैं यहां से 2 बातें बताऊंगा, आप सुनना ध्यान से। इनके अकॉर्डिंग, ध्यान से सुनेंगे, इनके अकॉर्डिंग मान लो, ध्यान सुनेंगे, इनके अकॉर्डिंग ये दोनों सेम स्पीसीज के मेंबर हैं। अगर इनके बीच में इंटरब्रीडिंग, मतलब ये आपस में रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल यंग वन बनाते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सेम स्पीशीज के जो मेंबर होते हैं, स्मेल आ रही, कुछ जल तो नहीं रहा? चलो कोई नहीं। हम क्या लिख रहे हैं बेटा यहां पे? क्या डेफिनेशन लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं कि मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज कौन होंगे? विच कैन, जो क्या है? विच इज सिमिलर, जो देखने में एक जैसे हो, है ना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विच कैन इंटरब्रीड, जो क्या कर सकते हैं? इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल यंग वन। क्या समझ में आ रही है? ऐसे यंग वन बना रहे हैं जो फर्टाइल हो, ऐसे यंग वन बना रहे हैं जो हमारे पास फर्टाइल हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? ऐसे यंग वन बना रहे हैं जो फर्टाइल हो। एक लिख रहा है सर मुझे भी स्मेल आ रही है, वो तू नहाया नहीं होगा बेटा, नहा के क्लास किया कर, है ना? देख इधर ध्यान से सुन, फिर रिपीट कर रहा हूं। हमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हमारे पास टोटल है 10 यूनिट बायो में। हर यूनिट के स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है। हमने जब सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा तो वहां पर थे कौन? रामाचंद्रन, यस, उनके बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं अर्नस्ट मेयर के बारे में।
अर्नस्ट मेयर के 2-3 कंट्रीब्यूशन याद रखो, उसी पे क्वेश्चन पूछेगा। वैसे तो पैराग्राफ दे रखा है, पर पूरा पूरा पैराग्राफ नहीं रटना हमने सिर्फ 2-3 कंट्रीब्यूशन याद रखने। पहला, इनको हम कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। दूसरा, स्पीशीज की डेफिनेशन इन्होंने दी थी। इन्होंने कहा था कि दो लोगों को हम सेम स्पीशीज कब बोलते हैं, जब उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो और वो जो यंग वन बनाए, जो बच्चा बनाए, वो आगे अपनी जनरेशन बढ़ा सकता हो। ठीक है, क्लियर है। इनको क्या है बेटा, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, मतलब इनको 3 बड़े प्राइज मिले थे बायो के, है ना। तीन जो मेरे पास, मतलब बायो के 3 टॉप प्राइज जो थे वो मिले थे, है ना, बायोलॉजी के, ऑफ बायोलॉजी। यस, और ये सच्चे वाले थे, ऐसा झूठे वाले नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें कि हमें ये मिला हुआ है, वो मिला हुआ है। जैसे आजकल तो पीआर हो गया प्रॉपर कि हम कुछ भी बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या है, जो मेरे को समझ में आता है आजकल, क्या है कि किसी चीज का कुछ मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए हम लोग कुछ भी बोल देते हैं, हमें ये प्राइज मिला, वो प्राइज मिला, ये मिला। मैं आपको रियल बताता हूँ, हमारे आसपास जितना भी इकोसिस्टम है, जितने टीचर से मैं मिला हूँ, सबसे ज्यादा नॉलेज में एमडी सर है, मनीष दुबे सर। उनके 22 रिसर्च पेपर हैं और वो रियल वाले हैं। रियल वाले मतलब जो रियल में उन्होंने, और कहां से करिए, आप जब एमबीबीएस करोगे ना, जब आप एमबीबीएस करोगे तो रिसर्च लैब इंडिया में टोटल एक है सीएसआईआर के अंडर में, दूसरी है आईसीएमआर। आईसीएमआर मतलब एम्स के थ्रू है वो, वहां से उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में, तो उस लेवल के उन्होंने काम किया हुआ है। पर उस जैसे हम लोग क्या है कि मान लो कोई काम किया, उसको ऐसा थोड़ी डेली दिखा रहे हैं, वो सब काम नहीं करना चाहिए। तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो है, इनको 3 बड़े प्राइज मिले हैं। उनमें एक बल्जान प्राइज है, एक बल्जान नाम है उसका, बल्जान प्राइज हो गया, ठीक है। एक क्रैफूड करके है, ठीक है, और एक है इंटरनेशनल प्राइज। बल्जाइन है, क्रैफूड है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी है। ये 3 इनको मिले थे, है ना, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। 3 बड़े प्राइज इनको मिले थे, किससे, बायो से रिलेटेड, है ना। काफी बेटा आप लोगों को नॉर्मल लगती है बातें, है ना। हमारे इंडिया में इस लेवल का कोई साइंटिस्ट नहीं है, ना अभी है, ना कुछ साल पहले तक भी थे, ना आने वाले टाइम पे होंगे। जिस लेवल का इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, ये पूरे अभी तक के टॉप 100 साइंटिस्ट में रहे हैं। कौन, अर्नस्ट मेयर। यस, हाँ, क्लियर है बेटा। यस, आईसीएमआर एक बार सर्च करना। मैं वही तो कह रहा हूं, एक्चुअल में क्या है, मेरी बात सुन ध्यान से। 5वीं क्लास के बच्चे को अगर मैं बोलूं कि मैं, मेरी बात सुन ध्यान से, 5वीं क्लास के बच्चे को अगर मैं बोलूं कि मैंने बोर्ड में ना, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है, और एक आदमी कह रहा है कि मैंने नीट में टॉप किया हुआ है, 5वीं क्लास को क्या पता कि बोर्ड क्या होता है और नीट क्या होता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आती। समझ आ रहा है। लेकिन अब तुम्हारे लेवल पे समझ सकते हो, बोर्ड में टॉप करना और नीट में टॉप करना अलग अलग बात है। यस, तो जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा आईसीएमआर क्या है, तब आपको समझ में आएगा आईसीएमआर क्या है, सीएसआईआर क्या है। जैसे हम लोगों ने अपने टाइम पे एमएससी करी थी, तो हमने सीएसआईआर नेट क्वालिफाई किया हुआ है। सीएसआईआर क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी रिसर्च की ऑर्गेनाइजेशन जो है गवर्नमेंट, उसकी टोटल इंडिया में 22-25 लैब है, या शायद उससे थोड़ी ज्यादा होंगी। दिल्ली में 1-2 हैं, कि अलग अलग जगह लैब्स हैं, और बड़ी लैब्स होती, छोटी लैब नहीं होती, ऐसा कमरे जैसा नहीं होता। लैब का मतलब होता है 40-50 एकड़ का कैंपस होता है उस लैब का। उन लैब्स जो होती हैं वो किसके अंडर है, सीएसआईआर के लिए। ऐसी एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जो टॉप लेवल की पीएचडी कराती है, उसे आईसीएमआर कहते हैं। यस, हाँ, ठीक है। हाँ, अब मेरे साथ क्या था, मैंने नेट क्वालिफाई किया था। जैसे आपको मान लो, जैसे आप इस बात को ऐसे समझो, आप नीट का एग्जाम कब देते हो, 12th पास करके, ठीक है। 12th देने के बाद देते हो, 12th अपियरिंग में देते हो, या आप 12th पास करके देते हो। एक एग्जाम होता है नेट, उसको आप 11th के साथ भी दे सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई कह दे कि नीट आप 11th के साथ दे दो, हम लोगों ने तो वैसे कर लिया था, जैसे एमएससी के फर्स्ट ईयर में ही क्वालिफाई कर लिया था। और उसका सिंपल रीजन था, मैं बताता हूँ, मैं पढ़ाता भी था, बेसिक्स क्लियर थे। किसी भी बड़े एग्जाम में बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज भी मुझे याद है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का एक शानदार क्वेश्चन आया था, खाली वो पुश और पुल से बन गया था। मतलब उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 25 क्वेश्चन की थ्योरी लिखनी थी। ऐसे क्वेश्चंस आते थे, थ्योरी टाइप के। यस बेटा, मैंने जामिया से किया हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ग्रेजुएशन इज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, मास्टर्स फ्रॉम जामिया से मैंने किया हुआ है। और वहां पर 5,000 बच्चे बैठते थे, एंट्रेंस 5-6 हजार का होता था, उसमें से 80 सीट थी। और मैंने बायोकेम किया तो उसके 20 थी। तो मैं प्रॉपर उस तरीके से गया था वहां, वैसा नहीं विदाउट एंट्रेंस किया हुआ। और मैंने मतलब कहाँ से एमएससी छोड़ी थी, मैंने एमएससी एंथ्रोपोलॉजी लेकर छोड़ी थी, उसका भी एंट्रेंस हुआ था।
तो मुझे याद है कि मैंने 5-6 जगह एंट्रेंस दिया था एमएससी के लिए, उसमें से 4 में हुआ था। मेरे को बायोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो मैं वहां चला गया था। फिर मुझे पीएचडी में उस वक्त तक इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने देखा पीएचडी में स्ट्रगल बहुत है, 5-6 साल लग जाएंगे, तो मैंने कहा मैं पीएचडी नहीं करूंगा, फिर मैं सिविल्स की तरफ चला गया। ठीक है, तो वहां भी ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया, लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि हम आपको सही गाइड कर रहे हैं कि नहीं, है ना। अच्छा, दूसरा, इन सब का टीचिंग से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि टीचिंग हम इवॉल्व करते हैं सालों तक। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, इसका हमारी डिग्री से किसी का कोई लेना देना नहीं होता। यस, ठीक है, सही है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है इस बात से मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं नॉर्मली ये सोचते हैं कि डिग्री होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट बीएससी एमएससी की हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है कि मेरे पास जो सब्जेक्ट थे बीएससी में, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट थे। फिर मास्टर्स मैंने की थी बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जेनेटिक्स, सेल बायो, ये सारी चीजें पढ़ते थे। पर मुझे आज भी याद है कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बेसिक्स की बहुत नीड होती है, वो हमेशा काम आएगा। यस, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए, कोई नहीं, दिक्कत है। मैंने अपने बारे में आपको सारा ज्ञान दे दिया कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, पर मैंने जो पिछले मेरे ख्याल से 15-16 साल में टीचिंग इवॉल्व करी है, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे लिए। ये वाला, ये चीजें कर लो बेटा, एक बार नोट कर लो, आगे चलते हैं। नीट करके टीचिंग नहीं कर सकते, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी इस साल नीट दिया, आपके बायो में भले ही 360 आ रहे हैं, पर आपके सारे टॉपिक परफेक्ट नहीं है। आप जब 4-5 साल पढ़ा लोगे तब जाके आपके टॉपिक परफेक्ट होंगे। अच्छा, जिन्होंने एमबीबीएस किया होता उन्होंने बॉटनी के टॉपिक नहीं पढ़े होते, वो जाके सीधे पढ़ाने लगते, तो कैसे पढ़ाते हैं, ह्यूमन फिजियो ठीक पढ़ाते हैं, प्लांट किंगडम में इधर उधर कर देते हैं। यस, ठीक है, नोट कर लिया, आगे चले। 3 प्राइज का नाम लिख देते हैं, बल्जान प्राइज, क्रैफूड और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। ये 3 प्राइज हैं। देखो देखो, ट्रिपल क्राउन बोला था, बल्जान है, देखो नाम देखो जरा प्राइज के, बल्जान है, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी है, और क्रैफूड है ना, क्रैफूड है। इनमें से सबसे बाद में क्रैफूड है ना, क्लियर है। यस, अर्न्स्ट मेयर नाम है इनका। चलें, पहला स्लाइड यही है। अगर आपसे कोई पूछे लिविंग वर्ल्ड में, पहला क्वेश्चन आ सकता है, यहां से आ सकता है। अब हम आ जाते हैं बेटा उस टॉपिक पे जो एनसीईआरटी में पहला पेज दे रखा है लिविंग वर्ल्ड का, ये ठीक है। अच्छा, ये पेज काफी अजीब सा लिखा हुआ है, इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो इंग्लिश है प्योर। तो इस पेज को समझते हैं, पहले इस पेज को समझते हैं। और क्या आपने पहली स्लाइड लिख ली है सबने, फर्स्ट स्लाइड लिख ली है, आगे चलेंगे। मैं फिर रिपीट करता हूं, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, पर एक मिनिमम सेट ऑफ चीज को बार बार रिवाइज करना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। इसका मुश्किल क्वेश्चन मैं बताऊंगा कहां से आएगा, अगर मुश्किल क्वेश्चन भी मैं साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। यस, साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ याद करने नहीं, मैंने जो बातें लिखी हैं सिर्फ ये याद करनी है, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं करनी। अब आते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, ठीक है। एनसीईआरटी ने एक पैराग्राफ दे रखा है स्टार्टिंग में, उस पैराग्राफ में क्या लिखा है, सबसे पहली लाइन, सबसे पहली लाइन देखो, चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो लिविंग वर्ल्ड में क्या आ जाता है, हमारे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग चीजें दोनों आ जाती हैं। सबसे पहली लाइन है, हाउ वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड इज, मतलब कितना बढ़िया है आसपास हमारा लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो 2 तरह की चीजें होती है, पहला होता है हैबिटाट। तो अगर हम ध्यान से देखें लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या चीजें, हाउ वंडरफुल इज लिविंग वर्ल्ड इज, इट कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसमें क्या क्या है, इट कॉन्स्टिट्यूट वैरायटी ऑफ हैबिटाट, वैरायटी ऑफ हैबिटाट, ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें हैं इसमें, ऑर्गेनिजम्स, है ना, और उनके बीच में इंटरेक्शन, है ना, ये सारी चीजें हमारे पास कहां है, लिविंग वर्ल्ड में है ना। लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या है, हैबिटाट है, ऑर्गेनिज्म है और इंटरेक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है, हैबिटाट है, ऑर्गेनिज्म है और इंटरेक्शन है, क्लियर है। यस, यस, तो बेटा फर्स्ट स्लाइड आपको मैंने बता दी है, फर्स्ट स्लाइड ही एक तरीके से, वो तो खाली साइंटिस्ट का नाम था। आ जाइए, अब हम ये कह रहे हैं, हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हाउ वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड इज, लिविंग वर्ल्ड में अलग अलग हैबिटाट है, ऑर्गेनिज्म है और उनके बीच का इंटरेक्शन है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं किस किस तरह का हैबिटाट है, ठीक है, हमारे आसपास ऐसा हो सकता है, हमारे आसपास नहीं मतलब अर्थ पे
कोल्ड माउंटेन है। कोल्ड माउंटेन आपको पता है, जहां ठंडा रहता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट किसको नहीं पता वो बता दो। डेसिडुअस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी लीफ गिर जाती है, कब? जब लीफ फॉल आता है, जब सीजन खत्म होता है लीफ गिर जाती है। तीसरा हमारे पास है फ्रेश वाटर लेक, चौथा हमारे पास है हॉट स्प्रिंग, और पांचवा हमारे पास है ओशियन। तो हमारे पास क्या है बेटा? वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या है? वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है? कोल्ड माउंटेन्स है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, फ्रेश वाटर की लेक है, हॉट स्प्रिंग है और ओशियंस है। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर हैं? बता दो मुझे फटाफट से। तो हमारे पास क्या क्या है, आप समझो ध्यान से, क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है कोल्ड माउंटेन्स, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास है कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर लेक, हॉट स्प्रिंग एंड ओशन। ये हमारे पास क्या है? वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स है। ये हमारे पास क्या है? वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स है। हॉट स्प्रिंग क्या होता है बेटा? हॉट स्प्रिंग सुनना ध्यान से, हॉट स्प्रिंग होता है गर्म पानी का सोर्स। जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारी जगह गर्म पानी निकलता है, ओशियन के नीचे भी निकलता है, तो ये हमारे पास हैबिटाट हो गए। तो हमने कहा कि कितना वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड है, जिसमें क्या क्या है? अलग अलग हैबिटाट है, ऑर्गेनिज्म है, इंटरेक्शन है। अब हम देखते हैं कि किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो बहुत सारे, पर एनसीईआरटी ने लिखा है गैलोपिंग हॉर्स। गैलोपिंग हॉर्स का मतलब होता है, आपने कभी कोई मूवी देखी है जिसमें घोड़े भाग रहे हैं धीरे धीरे नहीं, चौकड़ी भरते हुए? चौकड़ी भरते हुए मतलब ऐसे भाग रहे हैं कूदते हुए। तो हमारे आसपास गैलोपिंग हॉर्स दिख सकता है, वैली ऑफ फ्लावर दिख सकता है, माइग्रेटिंग बर्ड्स दिख सकता है, अटैकिंग शार्क। वो क्या करता है बेटा? वो हमें क्या करता है? सेंस ऑफ ऑ लाता है। सेंस ऑफ ऑ का मतलब होता है कि उसको देख के हमें क्या लगता है, मतलब एक तरीके से एक्सक्लेमेशन, अजीब लगता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि लिविंग वर्ल्ड वंडरफुल है, पहला पॉइंट। दूसरा हम कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के हैबिटाट हैं, क्या हमें ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें मीनिंग समझना है। तीसरा हम ये कह रहे हैं कि हमारे आसपास लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं, उनमें गैलोपिंग हॉर्स मतलब चौकड़ी भरते हुए घोड़े, वैली ऑफ फ्लावर, माइग्रेटिंग बर्ड्स और अटैकिंग शार्क। अटैकिंग शार्क मतलब कोई शार्क अपने प्रे पे अटैक कर रही है। ये सारी चीजें देखकर मुझे सेंस ऑफ ऑ होता है, और मतलब अजीब लगता है, मैं खुश हो जाता हूं, मतलब खुशी से अजीब लगने लगता है, ये चीजें होती हैं। अब ये कह रहा है कि इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है किसमें? लिविंग में। इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है लिविंग में, मतलब क्या हुआ? जैसे मान लेते हैं, आप सुनो ध्यान से, लॉयन लिविंग है, डियर लिविंग है, लॉयन डियर को खा रहा है, तो एक तरीके से कैसा इंटरेक्शन हो गया? प्रिडेशन हो गया। तो हमें किस तरह का इंटरेक्शन दिखता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्रेजेंट इन लिविंग में? ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन दिखता है, कन्फ्लिक्ट दिखता है, कौन किसी को खा रहा है, कन्फ्लिक्ट दिखता है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक किसे कहते हैं? किसी भी सेल के अंदर ए कन्वर्ट होता है बी केमिकल में, है ना? ये जो केमिकल चेंज है, इस केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं? लिविंग कहते हैं, मतलब सॉरी, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहते हैं। तो ये क्या बता रहा है, समझो ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि जब आप अपने आसपास देखते हो तो अलग अलग तरह के हैबिटाट दिखते हैं, पहला पॉइंट। क्या हमें इन हैबिटाट के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसके मतलब समझने हैं। उसके अलावा हमारे आसपास क्या दिखते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग इन्होंने बताया। सर क्या सिर्फ यही दिखते हैं? नहीं, और भी दिख सकते हैं, गधे घोड़े कुछ भी देख लो, है ना? पर उन्होंने जो एनसीईआरटी लिखी है मैं उसका नाम बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि किस तरह का इंटरेक्शन होता है लिविंग में। कॉम्पिटिशन, को आपस में कंपटीशन हो रहा है। प्रिडेशन, कोई किसी को खा रहा है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट मतलब कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, दूसरे को ग्रो नहीं करने दे रहा। उसके अलावा है कन्फ्लिक्ट का मतलब समझ, कन्फ्लिक्ट क्या होता है? विरोध। दो प्लांट के बीच में विरोध हो सकता है, हाँ, एक बड़ा ग्रो कर रहा है, दूसरे को ग्रो ना करने दे, ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? कन्फ्लिक्ट हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब होता है, अगर मैं आपसे कहता हूं मॉलिक्यूलर ट्रैफिक, इसका मतलब मैं सेल के लेवल की बात कर रहा हूं। जैसे अगर आप मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, आपने जो चैप्टर पढ़ा है जेनेटिक्स, उसका नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब सेल के अंदर डीएनए लेवल की बात हो रही है। तो जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ट्रैफिक की, तो इसका मतलब हम केमिकल चेंज या रिएक्शंस की बात कर रहे हैं जो सेल के अंदर हो रहा है। क्लियर है? रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, क्या यहां तक क्लियर है बच्चे? कन्फ्लिक्ट को समझा दो, कन्फ्लिक्ट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्फ्लिक्ट? मतलब किसी की बात से कोई दूसरा राजी नहीं है, उनका आपस में विरोध है। तो आपको लिविंग में कोई विरोध दिखता है? हाँ, दिख सकता है। मान लो कोई एनिमल यहां खा रहा है, कोई दूसरा एनिमल उसके बगल में ना खाए,
दैट इज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कंपटीशन लगभग एक जैसी चीज हो सकती है। हम सिर्फ आपको यह समझा रहे हैं कि तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा क्या, उसको कैसे समझना है। इस पूरे पैराग्राफ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ ये बनता है कि वंडरफुल लिविंग वर्ल्ड है, अलग अलग टाइप के हैबिटाट है, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन समझ में आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में किन चीजों में इंटरेक्ट करते हैं। जैसे गाय ने घास को खा लिया, दैट इज प्रीडेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। लाइकन्स में एल्गी फंजाई साथ में रह रही, दैट इज म्यूचुअलिज्म, दैट इज इंटरेक्शन ऑल्सो। इसके अलावा कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब सेल के अंदर जब भी बात आए मॉलिक्यूलर की, इसका मतलब हम सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। अब देखो मेरी बात सुनो, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, इसके दो आंसर हैं जो एनसीईआरटी कहती है। एक है साइंटिफिक आंसर, जिसमें हम क्या करेंगे, हम यहां पर डिस्क्राइब करेंगे किसके फीचर, डिस्क्राइब करेंगे फीचर ऑफ लिविंग, फीचर ऑफ लिविंग कंपेयर टू नॉन लिविंग। हम नॉन लिविंग के कंपैरिजन में हम क्या बता रहे हैं, लिविंग क्या होता है ये बताएंगे। दूसरा है बेटा हमारे पास पर्पस ऑफ लिविंग, हम जिंदा क्यों हैं, पर्पस ऑफ लिविंग, जो साइंटिफिक व्यू नहीं है, जो एक तरीके का फिलोसफिकल व्यू, हम क्यों जिंदा हैं, क्या लाइफ का पर्पस है। यस, ये फिलोसफिकल व्यू है। तो इस चैप्टर में हम इस पर फोकस करेंगे। इन दिस चैप्टर हमारा फोकस कौन से व्यू पर है, लिविंग क्या होता है उस पर है, हमारा फोकस इस पर है। ठीक है, हमारा फोकस किस पर है, इस पे। सर थोड़ा कम समझ में आया ये हुआ क्या, मैं आपको समझाता हूं पूरी बात। अगर आप 2 मिनट मेरी बस बात समझो, 2 मिनट मेरी सिर्फ बात सुनो ध्यान से। चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। यदि मैं आपसे कहता हूं लिविंग वर्ल्ड का क्या मतलब है, तो लिविंग वर्ल्ड का मतलब है अलग अलग टाइप के हैबिटाट जो लिखे हुए हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म ये लिखे हुए हैं। उसके अलावा उन ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या इंटरेक्शन है, उनका आपस में या उनका एनवायरमेंट से, वो बात हो गई। अब हम कहते हैं लिविंग होता क्या है। तो यदि किसी को लिविंग, कोई चीज लिविंग है, जैसे ही मान लेते हैं ये कोई चीज लिविंग है, तो इसके कुछ फीचर होते होंगे। तो अगर मैं बताऊंगा कि ये लिविंग है, इसके फीचर हैं, तो ये नॉन लिविंग है, उसमें ये फीचर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं लिविंग के कुछ फीचर बताऊंगा जो नॉन लिविंग में एब्सेंट होते हैं। इसको हम कहते हैं साइंटिफिक व्यू। इसको कौन सा व्यू कहते हैं, साइंटिफिक व्यू। दूसरा क्या होता है कि लिविंग क्या है, मतलब हम क्यों जिंदा है, ये कौन सा व्यू है, फिलोसफिकल व्यू, जो नहीं पढ़ना हमें, जो हमारे काम का नहीं है। इस पैराग्राफ में सिर्फ ये लिखा है। अगर आपको ये बात से समझ में आ गई है, सर ये सब रट ले हम, ये वाला रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है लिविंग होता क्या। यहां तक क्लियर है? ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता जेबा, है ना, इस बात का तो कुछ नहीं कर सकता। सर समझ नहीं आ रहा, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। मैं तेरे से सिंपल सा सवाल पूछूं, लिविंग का मतलब बता, तो तू क्या बोलेगी कि लिविंग का मतलब जो जिंदा होता है उसके फीचर होते हैं। मैं अगर कह रहा हूं लिविंग वर्ल्ड, तो इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म है और उसके आसपास की जगह को लिविंग वर्ल्ड बोलेंगे। तो यही चीज कह रहा है। तो लिविंग वर्ल्ड किसका बना होगा, अलग अलग हैबिटाट का, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का। यहां तक समझ में आ रही है, बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक ठीक है? सेंस ऑफ ऑ का मतलब क्या है, जब आप कोई ऐसी चीज देखते हो, जैसे मान लो अचानक से आपने देखा इतने ज्यादा घने बादल आ गए, तो आपको क्या आ गया, सेंस ऑफ ऑ आ गया। सेंस ऑफ ऑ का क्या मतलब होता है, आपको लगा वाव क्या अजीब सा हो गया, ये चीज होती है। यस, हॉट स्प्रिंग नहीं पता हमें, हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है बेटा हमारे पास जहां गर्म पानी होता है। हो गया बेटा? यहां तक क्लियर है?
यार अब मैं आपको नहीं समझा सकता, कुछ कुछ बच्चे इतने गधे हैं वो सुनते ही नहीं बात को, कह रहे हैं सर इसका इसका मीनिंग बता दे। भाई तू जिंदगी में नहीं सिलेक्ट होगा, मैं कह रहा हूँ स्पेस से कुछ नहीं आएगा, तुझे इसकी बिगर पिक्चर देखनी है बस, और तुझे बातों के मतलब समझने हैं, वो लगा है उसी में घुसने में। सिलेक्शन ऐसे नहीं होते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो टॉप करता उसको पूरी एनसीईआरटी ला मेरे सामने लिया, जो टॉपर है लिया, मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूं 5 नहीं बनने वाले उससे। तुझे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। मैं कह रहा हूं स्पेस से तुम्हें कुछ, अब देख मैं रीड कर देता हूं, मुझे बताइए मैंने क्या पढ़ाया है, फिर पढ़ ले ले रीड, सर आप रीड करके दिखाओ ले। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, क्या लिखा है मैंने भी वही लिखा है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, अलग अलग तरह के अमेजिंग है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट, मतलब जो हैबिटाट मैं बता रहा हूं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, कौन कौन से ये रे। लीव अस स्पीचलेस, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, इसका मतलब हम गूंगे हो गए हैं, हमारी जुबान कट गई, क्या कर रहे हो तुम लोग। लीव अस स्पीचलेस का मतलब क्या है, इतने ज्यादा अजीब हैं कि हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है हमें। अब आप अगर इस नजरिए से एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो कि नहीं सर इसका भी मतलब मैं याद कर लूंगा, लीव अस स्पीचलेस, मैं कह रहा हूं इस पैराग्राफ से आपको मैंने ये समरी निकाल के दी है, यही आपको समझना है, और इसमें से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये आएगा। आप पीछे पड़ गए उस चीज के। आप क्यों नहीं समझते हो कि मैं जो भाई मैं इस पे 1 घंटा पढ़ाऊं, एक एक हॉट स्प्रिंग जो होता है, इसे ही तो कह रहा हूं नहीं होते सिलेक्ट इसलिए बच्चे, और इसलिए टीचर खराब है। बहुत सारे टीचर इसी पे लगा हुआ हॉट स्प्रिंग समझा रहा है। मैं कह रहा हूं हॉट स्प्रिंग का मतलब जहां गर्म पानी निकलता है, तुझे इनके मीनिंग में बता सकता हूं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है। बच्चे इसका कोई लॉजिक नहीं है ना, इस पैराग्राफ से कुछ आएगा नहीं, मैं तेरे को सिर्फ उसी को मैंने समराइज कर दिया। इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट बताया ना, आपस में कंफ्लिक्ट हो सकता है, कॉपरेशन, एक दूसरे की मदद भी करते हैं ना भाई। आप मुझे बताओ, आप देखते हो कि गांव काऊ अपने बच्चे को दूध पिला रहे, दैट इज कॉपरेशन, यस, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं किसमें, अमंग द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन मतलब 2 काऊ का आपस में इंटरेक्शन है, बेनिफिट हो रहा है, या काऊ का दूसरी पॉपुलेशन से, एंड पॉपुलेशन, अमंग द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, ये कह रहा है। फिर कह रहा है मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। तो मैंने क्या किया, उसी चीज को समराइज करके आसान भाषा में आपको समझा दिया। लिविंग वर्ल्ड का मतलब होता है हमारे आसपास के जिंदा और मतलब सारी चीजें, ठीक है। हाँ बस इतना समझो। बच्चे आप में से जो भी बच्चे जिनकी बीएससी हो गई और एमएससी प्लान कर रहे हैं, बिना एंट्रेंस दिए मत करना, आपको एंट्रेंस दे के एमएससी करनी चाहिए। किसी ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटी से एमएससी कर लोगे, दुनिया खाली घूम रही है एमएससी करके, अच्छी जगह से करना कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करें। ठीक है नेक्स्ट करें बेटा, नेक्स्ट करें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चीजों को समझा करो, जब तक आप चीजें समझोगी नहीं, देखो आपको ये समझना है कि एग्जाम ऐसे क्वालिफाई नहीं होगा पढ़ लेने से, आपको ये भी समझना पड़ेगा यहां से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। वो आपसे कैसे पूछेगा सेंस ऑफ ऑ का क्या मतलब है नीट में, अजीब हाल हो गया। प्लीज फोकस करो। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। ये जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है फीचर ऑफ लिविंग। मैंने आपको बोला था 2 व्यू हैं, 2 व्यू मतलब पहला व्यू है फिलोसफिकल व्यू, जो नहीं पढ़ना। फिलोसफिकल व्यू क्या कहता है, फिलोसफिकल व्यू कहता है हम जिंदा क्यों हैं, क्या पर्पस है हमारे, वो नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है कि जिंदा लिविंग के क्या फीचर होते हैं। तो जब हम लिविंग के फीचर पढ़ते हैं, उससे पहले हम ये कहते हैं कि ग्रोथ करना और रिप्रोडक्शन, ये 2 फीचर हैं लिविंग के। पहली बात तो हम ये कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फीचर होते हैं लिविंग के, जैसे ब्रीदिंग हो गया, मूवमेंट हो गया, डाइजेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्सियसनेस हो गया। इस टॉपिक में कि लिविंग के फीचर क्या है हम कैसे पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से।
हमारे पास क्या है बेटा, हम कैसे पढ़ने वाले, पहले टॉपिक को समझो। हम ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताओ कि लिविंग के क्या फीचर होते हैं। हमने कहा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो ऐसे फीचर हैं जो एक तरीके से मेन फीचर जैसे होते हैं। ठीक है, पहली बात तो हमने ये बोल दी। दूसरा हमने बोला कि कुछ और फीचर्स की बात करूं तो वो मैंने यहां लिख दिए लिविंग के फीचर, ब्रीदिंग, सांस लेना, मूवमेंट, डाइजेशन, ये सब लिख दिए। इनमें से ये चार फीचर जो हैं इनके अराउंड एनसीईआरटी डिस्कस करती है और ये कहती है कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं, इस पर डिस्कशन करते हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। मान लो मैं ये कहता हूं कि ये जो है ये मेरे पास एक कोई चीज है, ये लिविंग है। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात सुनना। मैं कह रहा हूं कि ये ग्रोथ कर रहा है, सुनना ध्यान से। मैं कह रहा हूं ये ग्रोथ करता है, लिविंग ग्रोथ करता है। लिविंग के अंदर रिप्रोडक्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, कॉन्सियसनेस होती है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हम इस टॉपिक में कैसे पढ़ने वाले हैं, पहले इस पूरी पूरी बात को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन चारों फीचर्स के बारे में जानेंगे और ये पता करेंगे कि ये चारों फीचर डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं कहता हूं कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब यह होता है कि लिविंग में ग्रोथ होगी, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होगी। अगर मैं कहता हूं कि कोई भी फीचर डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर होने का मतलब यह होता है कि लिविंग में रिप्रोडक्शन होगी, नॉन लिविंग में नहीं होगी, और लिविंग में सारे लिविंग में होगी। तो इस चैप्टर के इस टॉपिक में, जिसका क्या नाम है, व्हाट इज फीचर ऑफ लिविंग, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें क्या पढ़ना है, इन चार फीचर्स के बारे में बात करनी है और यह देखना है कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। मेरी बात फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे। हम इस टॉपिक को एनसीईआरटी से हटा चुके हैं, ये एनसीईआरटी से हट गया है, सिर्फ एनएमसी के सिलेबस में है। इसमें हमें यह समझना है कि चार फीचर जो लिविंग के हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, इनके लिए हमें चेक करना है वेदर दीज फीचर्स आर, वेदर दीज फीचर्स, क्या ये फीचर्स डिफाइनिंग फीचर हैं कि नहीं। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है बेटा, पहले समझ। डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि क्या ये फीचर, मान लेते मैं कहता हूं कि जैसे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। मैं ये कहता हूं कि ये हमारे पास क्या है, ये जो है ये लिविंग है। अगर मैं कहता हूं ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर, इसका मतलब ये हुआ कि लिविंग में ग्रोथ होगी, नॉन लिविंग में नहीं होगी। तो ये जो टॉपिक है, जिसका जो जो हम लोग पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड के बाद, कि लिविंग वर्ल्ड की हमने डेफिनेशन पढ़ ली, उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर ऑफ लिविंग। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये बहुत सारे फीचर है, इनमें से चार फीचर हम मेन उठाते हैं और ये चेक करते हैं कि ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। डिफाइनिंग फीचर का मीनिंग समझ लो। अगर किसी फीचर को डिफाइनिंग फीचर कहना है, ध्यान से सुनो बेटा, अगर किसी फीचर को एनी फीचर इफ डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, देन, ध्यान सुनेंगे, अगर किसी फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, इसका क्या मतलब है समझना ध्यान से। अगर किसी फीचर को हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं, इसका मतलब क्या है, देन इट मींस, देन इट मींस, इसका क्या मतलब है, मींस कि फीचर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, वो फीचर सारे लिविंग में होना चाहिए, एंड एब्सेंट इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बता दो। यहां से हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हेडिंग डालो, व्हाट इज फीचर ऑफ लिविंग। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो लगभग सब लिविंग में मिल जाते हैं। फिर हमने क्या किया कि कुछ फीचर लिख लिए। अब हम ये कह रहे हैं कि हम इन चार फीचर को लेके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस एक डिस्कशन करेंगे अभी, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं है। अगर कोई फीचर डिफाइनिंग फीचर होता है, इसका मतलब लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में वो फीचर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हम इन चारों फीचर को लेके यही डिस्कस करने वाले हैं। इसी डिस्कशन पर एक क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये एनएमसी के सिलेबस में है, एनसीईआरटी से डिलीटेड है। यहां तक क्लियर है? आरजा बेटा, आप एक बार ना मेल करो इसके लिए। बेटा डोपा बुक में टाइम लगेगा, मैं आपको पहले बता देता हूं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
अभी तक चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने अर्नस्ट मेयर के बारे में 3 पॉइंट पढ़े। उनको ट्रिपल क्राउन प्राइज मिला था। उन्होंने एक ऐसी डेफिनेशन दी थी जिसमें बोला था 2 स्पीशीज रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल यंग वन बनाते हैं, और उनको डार्विन बोलते हैं, 20वीं सदी का डार्विन ऑफ 20वीं सदी, 20th सेंचुरी बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड के में आसपास हैबिटाट है, लिविंग है, उनके बीच में कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये चीजें चलती हैं। ठीक है, लिविंग क्या होता है, उसके कुछ फीचर होते हैं। कौन से फीचर होते हैं वो देख रहे हैं। हमने कुछ फीचर के नाम लिख लिए। अब इनमें से क्या चेक करेंगे कि कौन सा फीचर डिफाइनिंग फीचर है। डिफाइनिंग फीचर क्या होगा? जो सारे लिविंग में हो और नॉन लिविंग में ना हो। इतनी बात समझ में आ रही है? हम किन 4 के बारे में पढ़ेंगे? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सेशन। और भी फीचर होते हैं लिविंग के, बहुत सारे हैं। यस, हम 4 के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आपको ये समझ में आ रहा है हमें करना क्या है? क्योंकि जब तक आपकी ब्रेन में क्लैरिटी नहीं होगी, क्या होता है, हम लोग पैसिव याद करते हैं। पैसिव मतलब ये करके रट लेते हैं। रटो मत, चीजों को समझो, क्वेश्चन कहां से आएगा ये भी जरूरी है। अभी तक हमने जो पढ़ा वहां से सिर्फ अर्नस्ट मेयर से आ सकता है, और कहीं से नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ पे बात करते हैं। ग्रोथ किसे कहते हैं आपके हिसाब से? आ जाओ। सबसे पहला फीचर हमारे पास है ग्रोथ। सबसे पहले लिख लिया? किसी को लिखना है? कोई लिख भी रहा है? लिख लो जल्दी से। ग्रोथ पे बात करते हैं जल्दी से। पहले ग्रोथ पे पूरा डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे कुछ और। 10-10 मिनट लेंगे, एक एक फीचर को डिस्कस करेंगे। यस, लिख लीस? ठीक है, आ जाओ। ग्रोथ, आ जाओ। व्हाट इज ग्रोथ? मान लो मुझे डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करूंगा? सबसे पहले मेरे पास ग्रोथ है, कोई डेफिनेशन बताओ। और डेफिनेशन बताने के लिए अपने दिमाग में प्लांट और एनिमल दोनों रखा करो। ग्रोथ की सबसे पहले डेफिनेशन का पॉइंट होता है जो भी चीज बढ़े वो इरिवर्सिबल हो। इट इज इरिवर्सिबल। इंक्रीज इन ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन। ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, नंबर ऑफ ऑर्गन। ठीक है, मेरी बात समझो ध्यान से। मान लो 2 लीफ थी, 3 हो गई, क्या बढ़ गया? नंबर बढ़ गया, साइज बढ़ गया। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए? इरिवर्सिबल इंक्रीज होना चाहिए ऑफ ऑर्गन। ठीक है, सही है। एंड नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने को भी हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। पर ये जो भी हो कैसा होना चाहिए? इरिवर्सिबल होना चाहिए। अब ग्रोथ को कंपेयर करो जरा अलग अलग तरीके से। सबसे पहले 2 तरह की ग्रोथ कंपेयर करो। एक कंपेयर करो यूनिसेलुलर की, और कंपेयर करो किससे? मल्टी सेलुलर से। कितने लोगों को पता है कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर क्या होता है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होता है? कितने लोगों को पता है? अब मान लो यूनिसेलुलर की ग्रोथ की बात करते हैं। मेरी तरफ देखना बेटा सारे। ये सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। इसकी ग्रोथ होगी तो साइज बढ़ेगा। तो यूनिसेलुलर ग्रोथ कैसे होती है? कौन बताएगा? इंक्रीज इन साइज। इंक्रीज बाय इंक्रीज इन साइज। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है किसमें? साइज ऑफ सेल में। साइज ऑफ सेल में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब ये डिवाइड करा, इसने डिवाइड करके क्या बना दिया? 2 सेल बना दिए। ऐसे 2 सेल बना दिए। ठीक है, क्या इसे ग्रोथ बोलेंगे? हाँ। अब क्या होता है? सिंगल सेल के लिए सेल डिवीजन जो होती है, फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन जो होती है वो ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती है। सेल डिवीजन इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये बता दो। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मेरी बात समझो।
अगर मैं कंपेयर करता हूं सिंगल सेल की ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, जैसे अमीबा है तो उसमें साइज बढ़ना ग्रोथ है, डिवाइड करना जो है वो ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है, डिवाइड करना जो है वो ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। यहां तक क्लियर है? डिवाइड करना जो है वो ग्रोथ भी है और रिप्रोडक्शन भी है। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? पहले बता दो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। सिंग साइज कभी नहीं कम हो सकता, नहीं। बट मेरी बात समझ ध्यान से, अगर तेरी साइज कम हो रहा है बॉडी का तो वो ग्रोथ थोड़ी थी, वो मोटापा था। मल्टी सेलुलर में कैसे ग्रोथ होती है देखो ध्यान से, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें ग्रोथ होती है बाई सेल डिवीजन मेनली। इनमें कैसे ग्रोथ होती है? ग्रोथ अकर बाई सेल डिवीजन, मेनली सेल डिवीजन से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बता दो बस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बता दो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास ध्यान देंगे, हमारे पास दो तरह की ग्रोथ है, एक यूनिसेलुलर है और एक हमारे पास मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर की ग्रोथ कैसे होती है आपको बता दी, सेल का साइज बढ़ने से, साइज इंक्रीज हो गया, और क्या होता है, सेल को डिवाइड करने से। सही है। तो सिंगल सेल में क्या होता है बेटा, सेल की जो डिवीजन होती है वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों होती है। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, सेल डिवीजन से हमारे पास क्या होती है, ग्रोथ होती है। मल्टी सेलुलर में कैसे होती है, सेल डिवीजन से। एक कंपैरिजन बनता है प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ का, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ का एक कंपैरिजन बनता है। ध्यान देखेंगे बेटा, एक कंपैरिजन बनता है हमारे पास प्लांट ग्रोथ, और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, एनिमल ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। आपको कोई डिफरेंस पता है किसी को, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में किसी को भी डिफरेंस पता है? प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ में अगर मुझे डिफरेंस करना हो तो कुछ डिफरेंस पता है आपको कि नहीं? बताओ, डिफरेंस पता है? प्लांट ग्रोथ क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड होता है। प्लांट ग्रोथ क्या होता है, अनलिमिटेड होता है एंड अकर थ्रू आउट लाइफ, लगातार होता रहता है। प्लांट में ग्रोथ जो होती है वो थ्रू आउट लाइफ हो, लगातार होती रहती है ना। प्लांट में ग्रोथ जो है वो लगातार होती रहती है ना, अनलिमिटेड होती है। एनिमल में ग्रोथ क्या है, एनिमल में ग्रोथ इज लिमिटेड। एनिमल में क्या है, ग्रोथ इज लिमिटेड। ग्रोथ हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। एनिमल में क्या होती है, ग्रोथ हमारे पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? एनिमल में क्या होती है, ग्रोथ लिमिटेड होती है। दूसरी चीज एक बात समझनी पड़ेगी, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, अगर आप एग्जांपल समझ पाओ तो। जैसे मान लो आपका ये हाथ छोटा था, ऐसे ऐसा तो नहीं हुआ कि ये हाथ छोटा रह गया खाली यहां से यहां बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। प्लांट में क्या होता है, आप समझना इस बात को, प्लांट में क्या होता है कि जैसे मान लो आप जब छोटे रहे हो, आपने क्या किया, एक हाइट पर कोई कील गाड़ दी, तो वो कील उसी हाइट पे रहती है, प्लांट ऊपर से बढ़ जाता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, ऐसे नहीं होती पूरा चीज एक साथ बढ़ता है, मतलब यूनिफॉर्म टाइप की नहीं होती। हमारी बॉडी की जो होती है वो प्रोपोर्शनल ग्रोथ होती है। प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है ना। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा कि थ्रू आउट लाइफ हो रही है। थ्रू आउट लाइफ समझ में आता है, पूरी लाइफ भर ग्रोथ होती है प्लांट में। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्पेसिफिक लोकेशन पर होती है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो कहां होती है, मेरिस्टेम पे, अकर इन मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या होता है, किसी को पता है? डिवाइडिंग सेल्स पे वहां होती है। एनिमल की ग्रोथ थोड़ी यूनिफॉर्म होती है। एनिमल की जो ग्रोथ होती है ना बेटा, एनिमल की जो ग्रोथ है, ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म। क्लियर है? एनिमल की जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, सॉरी, यूनिफॉर्म है, मैं क्या उल्टा लिख दिया मैंने। एनिमल की ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब पूरी चीज बढ़ता है। ऐसा हुआ है, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो। जैसे मान लो ये स्टमक है, एनिमल में ऐसे ग्रोथ होती है,
ऐसा कि यहां से बढ़ गया, यहां से बढ़ गया, यहां से नहीं बढ़ा, या स्टमक पूरा ही बढ़ता है, पूरा बढ़ता है। तो एनिमल की ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। प्लांट में क्या होता है, जैसे मान लो आपने आज से 5 साल पहले यहां पर कोई निशान लगाया था, पेड़ बढ़ जाएगा, क्या निशान ऊपर चला जाएगा? नहीं, यही रह जाएगा। तो इसका मतलब ग्रोथ यहां ऊपर से हुई ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे? पहले बताओ, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बेटा बताओ जल्दी से, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो एनिमल और प्लांट की ग्रोथ में ये दो डिफरेंस होते हैं। प्लांट की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, एनिमल की ग्रोथ लिमिटेड होती है। प्लांट में ग्रोथ जो होती है एक लोकेशन पर होती है, अकर इन लोकेशन। उस लोकेशन का नाम है मेरिस्टेम। उस लोकेशन का नाम क्या है? मेरिस्टेम नाम है। एनिमल में ग्रोथ ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। अच्छा, सवाल ये उठता है, क्या नॉन लिविंग ग्रो कर सकता है? कैन नॉन लिविंग ग्रो? क्या नॉन लिविंग ग्रो कर सकता है? आपसे सवाल है। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। आंसर है यस, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। आप में से कितने लोगों को यह पता है कि आपका गांव में जो घर था, जब रोड बनी तो घर नीचे हो गया? इसका मतलब रोड की ग्रोथ हो गई। रोड की ग्रोथ क्यों हो गई? क्योंकि उसके ऊपर और ज्यादा उन्होंने वो चीजें डाल दी, तारकोल और बाकी चीजें डाल दी, इससे रोड ऊपर हो गया। इसका मतलब कोई भी नॉन लिविंग चीज, जैसे कि मान लेते हैं ये माउंटेन है, ये रॉक है, तो रॉक के ऊपर अगर मिट्टी जम जाएगी, कुछ चीज जम जाएगी, तो कैसी ग्रोथ हो गई? देखो यहां पे, देखो बेटा ध्यान से, अगर इसके ऊपर कोई चीज जम गई तो ये कैसी ग्रोथ हो गई? ये वाली ग्रोथ कैसी हो गई? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। क्या हो गई ये? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। यस और नो? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। अब आते हैं हम लोग कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? अब सवाल ये उठता है यहां पर, जिसपे हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, इज ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर? अब इस सवाल का आंसर कैसे पूछूंगा मैं आपसे? डिफाइनिंग फीचर है, इस सवाल का आंसर सुनो पहले। देखो, ग्रोथ फीचर है, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि हमने कहा था कोई भी फीचर डिफाइनिंग फीचर कब होगा कि मान लेते हैं ये नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, तो लिविंग ग्रो करे, नॉन लिविंग ग्रो ना करे। पर अगर आप यहां ध्यान से देखें, यहां पर नॉन लिविंग ग्रो कर रहा है, ये देखो ना, कैसी ग्रोथ हो रही है? एक्सट्रिंसिक। कैसी ग्रोथ हो रही है? एक्सट्रिंसिक। तो इस ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर? नो। क्यों नो? बिकॉज, रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज सम नॉन लिविंग कैन ऑल्सो शो ग्रोथ। कुछ नॉन लिविंग है जो ग्रोथ शो करता है, एंड सम लिविंग स्टॉप ग्रोथ आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? आफ्टर सम, देखो मैंने क्या लिखा है, बिकॉज सम नॉन लिविंग कैन ऑल्सो शो ग्रोथ, ठीक है, एंड सम लिविंग स्टॉप ग्रोथ आफ्टर सम टाइम। इस वजह से ग्रोथ फीचर है, डिफाइनिंग फीचर। मतलब मैं ये कह रहा हूं, ये लिविंग है, ये ग्रो करता है, पर ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि लिविंग में कुछ समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है और नॉन लिविंग में ग्रोथ हो जाती है। क्यों? भले इसके ऊपर कुछ इकट्ठा हो जाए। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? मल्टी सेलुलर में सेल का साइज बढ़ता है, यस, सेल डिवीजन मीनली, एंड ऑल्सो शो, लिख देते हैं, ऑल्सो शो इंक्रीज इन सेल साइज। पर क्या मल्टी सेलुलर में सेल डिवीजन को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बोलते हैं? नहीं बोलते। यहां तक क्लियर है? पहले बता दो बस। सर इस पूरे पेज से हमें क्या याद रखना? पहला, ग्रोथ की डेफिनेशन, कोई भी ऐसा बदलाव जो इरिवर्सिबल हो सेल के नंबर में, ऑर्गन के नंबर में और साइज में। दूसरा, सिंगल सेल की और मल्टी सेलुलर की ग्रोथ में डिफरेंस, प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में डिफरेंस, और यह समझना है कि क्या नॉन लिविंग ग्रो कर सकता? कर सकता है, पर वो ग्रोथ बाहरी होती है। बाहरी मतलब जैसे कोई चीज इकट्ठी हो जाती है, सही है। सेल वॉल को हम नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल वॉल में ना डिपोजिशन से ग्रोथ होती है। यस और नो? अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? ग्रोथ फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इज ग्रोथ इज अ फीचर ऑफ लिविंग? यस। डिफाइनिंग फीचर? नो, क्योंकि बिकॉज सम नॉन लिविंग कैन ऑल्सो ग्रो एंड ग्रोथ, ठीक है, एंड सम लिविंग स्टॉप ग्रोथ आफ्टर सम टाइम। सम लिविंग स्टॉप ग्रोथ आफ्टर सम टाइम। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ।
क्लियर है? बना लो जल्दी से। क्लियर है? बताओ जल्दी से बेटा, बताओ बताओ बताओ। इंटरनल ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर है? इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? मैं ये पूछ रहा हूं। हाँ, डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। अगर ग्रोथ इंटरनल है तो वो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ लिविंग में होती है। यस बच्चे, मेरी मेरी बात समझो ध्यान से। इस पूरे पैराग्राफ से मुझे क्या रट के जाना है? तुम्हें यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की ग्रोथ में डिफरेंस समझ में आ रहा है, प्लांट और एनिमल की ग्रोथ में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नॉन लिविंग कैसे ग्रो करता है चीजें इकट्ठी करके, बस। तो फिर ये दिमाग में रखना, ग्रोथ इज फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर, बस। टॉपिक खत्म। अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्लियर है? बस। ज्यादा इसको बहुत ऐसा नहीं कि बहुत घुस घुस के पढ़ना है। क्यों? बिकॉज इट इज डिलीटेड टॉपिक, सिर्फ एनएमसी ने लिखा इसलिए दे रहे हैं। आने के चांसेस हैं तो सुपरफिशियल क्वेश्चन। ठीक है? यस। क्लियर है? चलें आगे। लिख लिया सबने? 1 मिनट लो, लिख लो जल्दी से। 1 मिनट लो, लिख लो बेटा जल्दी से। बेटा ये चैप्टर पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि आप इसको लेकर रीड करते हो, कॉन्सेप्ट समझो, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी से समझो इसमें है क्या। बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें, छोटी छोटी चीजें, उनको समझो, आगे बढ़ो, समझो, आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता। यस। ठीक है? डन हो गया? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने अर्न्स्ट मेयर के बारे में पढ़ा था। ठीक है? उसके बाद हमने ये बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। यस। फिर हमने बताया फीचर होते हैं लिविंग के। यस। उसके बाद उस फीचर में सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है? ग्रोथ को। ठीक है? क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? कोई जरूरत नहीं है ना? कोई एनसीईआरटी रीड करके कोई इसमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। अपने को इसका अगला टॉपिक समझना है, और वो क्या है? वो क्या है हमारे पास? वो है रिप्रोडक्शन। वो क्या है हमारे पास? रिप्रोडक्शन। देख लें एक बार रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देख लें बेटा आप फटाफट से। और वहां भी यही सवाल पूछा जाएगा, रिप्रोडक्शन इज अ फीचर ऑफ लिविंग और नॉट। क्लियर है? यस। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप इस बचे हुए 6-7 महीने में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या याद रखना होता है चैप्टर में, क्या नहीं। अगर आप उल्टा सीधा रटने लगोगे, जो बहुत बच्चे करते हैं, उनके साथ दिक्कत ही होती है। वो लिविंग वर्ल्ड बैठ के पहला पेज लेके बैठे हैं 4 दिन तक। मत करो ये। ठीक है? यस। सेकेंड आ जाओ बेटा। सेकेंड इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? अगर मुझे रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मुझे अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? बताओ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? बताओ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? मुझे अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना है तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? बताइए, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए रिप्रोडक्शन की? ठीक है, डिफाइन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले, क्या ये मैकेनिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है? नहीं,
इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस, क्या बना रहे हैं, ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे, ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, खुद के जैसे ऑफस्प्रिंग बनाने का जो प्रोसेस है उसको हमने क्या लिख दिया है, रिप्रोडक्शन लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अपने जैसे ऑफस्प्रिंग नहीं, काइंड, अपने जैसे बच्चे बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? इट इम्प्लिसिट मतलब क्या हुआ समझो। व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, ध्यान से सुनना, व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इट इम्प्लिसिट, इसका इम्प्लिसिट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब, इम्प्लिसिट शब्द का मतलब आता है किसी को? इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट देखो, इम्प्लिसिट किस शब्द से आया, इम्प्लीकेशन। इम्प्लिसिट वर्ड बना है इम्प्लीकेशन से। इम्प्लीकेशन की हिंदी होती है निहित अर्थ। निहित अर्थ मतलब छुपा हुआ मतलब, सही है? तो इसका मीनिंग क्या है? इट इम्प्लिसिट का मतलब होता है मीनिंग। इसका मीनिंग मेनली होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है? मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्लियर है तो बताओ। अच्छा, अब यहां पर पहला मन में सवाल यह आएगा कि सर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं? पहले समझो ध्यान से। रिप्रोडक्शन मेनली दो रीजन से आई थी, एक लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए और दूसरा वेरिएशन के लिए। रिप्रोडक्शन का वेरिएशन को लेके काफी ज्यादा रोल है। मेरी बात समझो ध्यान से। हायर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन रिप्रोडक्शन बनाती है। तो हम ये कहते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने जैसे बच्चे बनाना। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे। अपने जैसे बच्चे बनाने को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट का मतलब होता है इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअल से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूं यहां पर, मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूं, जैसे कि आपने पढ़ा है हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है, कौन बताएगा? हाइड्रा में होती है बडिंग, यस और नो? आपने पढ़ा है स्पॉन्जिस, स्पॉन्ज में भी बड बनते हैं। स्पॉन्जिस में क्या बनते हैं? बड बनते हैं। फिर आपने पढ़ा है फंजाई, फंजाई में क्या बनता है? स्पोर बनता है, यस और नो? आपने पढ़ा है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होती है, किसी को याद है? प्लेनेरिया, उसमें रीजनरेशन होती है। उसमें क्या होती है? रीजनरेशन होती है। क्या ये बात याद आ रही है किसी को? प्लेनेरिया। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअल से। और वो मेनली कौन से होते हैं? मेनली लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेनली कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? लोअर। कितने लोगों को पता है लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? बेटा मेरी बात समझो ध्यान से। लोअर प्लांट का मतलब होता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वगैरह। लोअर ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बैक्टीरिया, फंजाई, स्पॉन्जिस, हाइड्रा, ये लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं और कुछ ऐसे हैं सम नॉट सो सेक्सुअल। जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं सम हायर ऑर्गेनिज्म। हायर का मतलब होता है जिसमें ऑर्गन सिस्टम है। सम हायर ऑर्गेनिज्म नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या क्या है मैं बताता हूं। उसके एग्जाम्पल में हमारे पास है स्टीराइल कपल। स्टीराइल कपल मतलब ऐसा कपल जिनके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। उसके बाद मेल वर्कर बी, वर्कर, वर्कर सुना आपने? वर्कर हनी बी, ये स्टीराइल होती है बेटा, हनी बी। उसके अलावा म्यूल। अब आते हैं अपने मेन सवाल पे। मेरी बात समझो ध्यान से, मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं ये लिविंग है और रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का। और एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है इसका मतलब लिविंग के अंदर हमेशा होते रहना चाहिए। दूसरा 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 और कौन सा होना चाहिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। क्या ये नॉन लिविंग है? नहीं।
कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें सेक्सुअल नहीं होती, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्या ये नॉन लिविंग है? तो हमने क्या बोला? हमने बोला रिप्रोडक्शन का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली हम लेते हैं क्योंकि ये वेरिएशन लाती है। पहले टॉपिक समझो ध्यान से। रिप्रोडक्शन का मतलब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेते हैं क्योंकि ये वेरिएशन लाती है। मेरी बात समझो इस चीज को, ये वेरिएशन लाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सुअल होती नहीं है आसानी से। जैसे आपने पढ़ा ड्यूटीरियोमाइस्टिस, उनमें एसेक्सुअल ही होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे हाइयर ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि वर्कर हनी बी, म्यूल हो गया, म्यूल हो गया, स्टीराइल कपल हो गए ह्यूमन में, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो यहां क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, यहां क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, यहां क्या होता है, मैंने जो ये बात लिखी, यहां क्या होता है पहले समझो ध्यान से। यहां ये होता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो फीचर है पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती और बहुत से ऐसे हैं लोअर वाले जिनमें सिर्फ एसेक्सुअल होती है। तो रिप्रोडक्शन इज अ फीचर बट नॉट डिफाइनिंग फीचर। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी ऑर्गेनिज्म में लाइव बर्थ रिप्रोडक्शन ना हो तो वो मर जाएगा? नहीं। रिप्रोडक्शन किसी स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए चाहिए, किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए नहीं चाहिए। तो रिप्रोडक्शन इज फीचर नॉट डिफाइनिंग फीचर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, इसका रीजन भी लिखेंगे। रीजन क्यों लिख रहे हैं बेटा? रीजन क्या है कि हाइयर ऑर्गेनिज्म सम हाइयर ऑर्गेनिज्म not show sexual reproduction। कुछ हाइयर ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं शो करते। ये बात समझ में आ रही है? नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सम लोअर ऑर्गेनिज्म, सही है, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। क्या यहां तक समझ में आई है कि नहीं, बताओ? some lower organism reproduce asexually, some higher organism not show sexual reproduction। क्या यहां तक समझ में आई है कि नहीं? मैंने क्या बोला, मेरी बात समझो ध्यान से। मैंने बोला अच्छा इनमें क्या एसेक्सुअल होगी? नहीं होती है। तुमने पता ह्यूमन में कब एसेक्सुअल होती है, इनमें कब एसेक्सुअल होती है, म्यूल में कब एसेक्सुअल होती है? म्यूल बनता है हॉर्स और डंकी के क्रॉस से, तो म्यूल तो स्टीराइल होता है। आप समझो मैंने क्या पढ़ा, पहले टॉपिक को दोबारा सुनो। मैंने कहा व्हाट इज रिप्रोडक्शन, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाना, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग है, क्या निकालते हैं हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेक्सुअल होती नहीं है, कुछ बड़े हैं जिनमें सेक्सुअल एब्सेंट होती है, जैसे वर्कर बी में। तो अगर मैं कह रहा हूं रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है, तो सभी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल पूरी लाइफ भर होनी चाहिए। देख लो ध्यान से, इसलिए रिप्रोडक्शन फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ऐसे पकड़ो टॉपिक को बस। बेटा म्यूल होता है हॉर्स और डंकी के क्रॉस से आता है और ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। म्यूल खच्चर को कहते हैं। इतना पकड़ना है बस टॉपिक को। क्या हम इतना टॉपिक पकड़ सकते हैं? इतना ही पकड़ना है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट, फिर ए लोअर में ए सेक्सुअल होती है, कुछ हाइयर में सेक्सुअल नहीं होती। इसका मतलब रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि सब में सेक्सुअल नहीं होती। बस।
लिख लिया बेटा, लिख लिया, जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है बेटा, आगे चले। आप लॉजिकल समझो बेटा, बहुत ज्यादा इधर उधर मत करो। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, अपने दिमाग में अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने अर्नस्ट मेयर के बारे में 3 पॉइंट पढ़े, दिमाग लगाओ बस। फिर हमने एक लिविंग वर्ल्ड का कुछ पढ़ा कि हैबिटाट होता है, ये होता है, बस। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ फीचर्स पढ़े। अब हम ये देख रहे हैं कि वो डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। तो लॉजिक सेट करो। रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल, ए सेक्सुअल होती है बहुत सारों में और कुछ में सेक्सुअल नहीं होती, इसलिए फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब तीसरे फीचर को उठाते हैं। तीसरा फीचर हमारे पास क्या है बेटा, वो है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। वो फीचर क्या है हमारे पास, मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसके बारे में समझो पहले, है ना। मेटाबॉलिज्म के बारे में समझो। सबसे पहले क्या है बेटा, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। इस बात में कोई दिक्कत है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के कुछ नाम लिख देते हैं। स्टार्च केमिकल है, सेलुलोज केमिकल है, यस, अमीनो एसिड केमिकल है, लिपिड केमिकल है। तो ये सारे क्या है, केमिकल्स हैं। लिपिड केमिकल है, ये सारे क्या है बेटा, लिपिड्स केमिकल है, ये सारे केमिकल्स हैं, ठीक है। केमिकल चेंज कंटिन्यूसली। तो ये जो हंड्रेड्स ऑफ केमिकल है, मतलब वन केमिकल चेंज इनटू अदर, वन केमिकल चेंज इनटू अदर, एक केमिकल दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। अब हम यहां पे क्या लिख रहे हैं पहले समझो। हम यहां पर लिख रहे हैं व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन, पहले समझो ध्यान से, व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो हम ये लिखते हैं, अगर मेरे को डिफाइन करना हो, ध्यान सुनेंगे, हमें यहां पर डिफाइन करना है मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमें यहां पर डिफाइन करना है मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो अगर हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन, ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर हमने मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिफाइन करना है तो व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन, पहले समझो। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, एनी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको एंजाइम कराए, कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको एंजाइम कराए उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो ए कन्वर्ट हो रहा है बी में और इसको कराने वाला कौन है, एंजाइम है, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मैं एक बात बोलता हूं, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शन, सही है, बट ऑल केमिकल रिएक्शंस आर नॉट मेटाबॉलिक रिएक्शन। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन वो है जिनको एंजाइम कराता है, और वो हमेशा कौन से मीडियम में होते हैं, एक्वस मीडियम में होते हैं। पानी चाहिए, हमेशा क्या चाहिए, पानी चाहिए उन रिएक्शंस को कराने के लिए। अब आपको पता है बेटा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक जिसमें कोई चीज टूट रही हो, जिसमें क्या हो, ब्रेक डाउन हो रही हो। तो ब्रेक डाउन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एनाबोलिक, उसको बोलेंगे एनाबोलिक। और एक जो हो रहा होगा जिसमें सिंथेसिस हो रही होगी, अगर सिंथेसिस हो रही होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक बोलेंगे। तो एक हो गया एनाबोलिक और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कैटाबोलिक हो गया। एक हो गया एनाबोलिक और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, कैटाबोलिक हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज टूट रही है, जैसे मान लो एनाबोलिक, मैंने क्या किया, मैंने ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना दिया। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाया, व्हाट इज ग्लाइकोजन, चेन ऑफ ग्लूकोज। और मैंने यहां पर क्या किया, मैंने स्टार्च से ग्लूकोज बना दिया। तो इसको मैंने क्या बोला बेटा, कैटाबोलिक बोला। मेरी बात समझ में आ रही है? कैटाबोलिक, उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर सिंथेसिस हो रही होगी तो उसको बोलेंगे एनाबोलिक, और टूट रहा होगा तो क्या बोलेंगे, कोई चीज
कैटाबोलिक हो रही होगी। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है बेटा, सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, सम टोटल ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन का जो टोटल है उसको हमने क्या बोला है, मेटाबॉलिज्म बोला है, उसको हमने क्या बोला है, मेटाबॉलिज्म बोला है। मैंने ठीक कर दिया बेटा, मेरी बात समझो ध्यान से। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, आप में से कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हम कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब केमिकल्स के बने हुए हैं, वो केमिकल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है सर, ये केमिकल लगातार बदलते रहते हैं, सेल के अंदर चीजें बदलती रहती है, कोई किसी केमिकल में कन्वर्ट होता रहता है। केमिकल रिएक्शन जो एंजाइम कराता है उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, वो दो टाइप के हैं, है ना, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कई केमिकल रिएक्शन सॉरी कई मेटाबॉलिक रिएक्शन को साथ ले लेते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म को क्या चाहिए, उसको एंजाइम चाहिए, रिक्वायर एंजाइम, और ये कहां होगा एंड एक्वस मीडियम। कैसा मीडियम चाहिए, एक्वस मीडियम चाहिए, उसको एंजाइम चाहिए और कैसा मीडियम चाहिए, एक्वस मीडियम चाहिए। क्या यहां तक चीज समझ में आ रही है, यहां तक चीज समझ में आ रही है, यहां तक चीज समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। क्लियर है, सही है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इन विट्रो इन वीवो का पहले मीनिंग समझो। देखो मैं आपको टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं कि ये चीज डिफाइनिंग फीचर है कि नहीं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिक रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनको एंजाइम कराता है। ऐसे कई सारे केमिकल रिएक्शन को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मेटाबॉलिक इन विट्रो का पहले मतलब समझो। इन विट्रो का मतलब होता है कि कोई चीज टेस्ट ट्यूब में काम कर जाए। सुने ध्यान से, जैसे मान लो एंजाइम्स जो है ना, एंजाइम्स कैन एक्टिव आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल काम कर सकते हैं किसमें, इन टेस्ट ट्यूब। अगर टेस्ट ट्यूब में काम करते हैं तो उसको कहते हैं इन विट्रो। क्या बोलते हैं बेटा, इन विट्रो बोलते हैं। अब इन वीवो का क्या मतलब होता है, इन वीवो का मतलब होता है एंजाइम एक्टिव इन नेचुरल कंडीशन। अब नेचुरल कंडीशन क्या है, इनसाइड सेल, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको कहते हैं इन वीवो। अब देखो एनसीईआरटी ने एक बहुत प्यारी लाइन लिखी है, देखो क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस। लिविंग रिएक्शंस क्यों है, क्योंकि इनको एंजाइम करा रहा है। क्यों क्यों है ये, क्योंकि अकर बाई एंजाइम। कौन करा रहा है, एंजाइम करा रहा है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन, कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन। वो किस में हो सकते हैं, नॉन लिविंग कंडीशन में हो सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शन मतलब क्या है, उसको एंजाइम कराता है। वो नॉन लिविंग कंडीशन का मतलब है इन विट्रो हो सकते हैं। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी तरफ देखना, मेरे पास ध्यान सुनना, मेरे पास सलाइवा में पहले सुन लो ध्यान से, कुछ भी चीज लिखने से पहले। मेरे पास सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज है, वो किसको डाइजेस्ट कर रहा है, स्टार्च को। अगर मैं स्टार्च इसमें डाल दूं, मतलब मैं सलाइवा इसमें डाल दूं और स्टार्च इसमें डाल दूं, डाइजेस्ट होगा, हाँ। अब मुझे बताओ इसके अंदर अगर सलाइवरी अमाइलेज काम कर रहा है, ये इन वीवो है, इन विट्रो है, इन विट्रो है, तो हम ये, तो क्या ये ग्लास लिविंग हो जाएगा, नहीं। तो हम इसीलिए बोलेंगे कि मेटाबॉलिक रिएक्ट या मेटाबॉलिज्म जो है
वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि रिएक्शन सेल के बाहर भी हो सकते हैं। अगर मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं अगर मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर होता तो इसके अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं तो इसको लिविंग बोल देता मैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मेरे मुंह में सलाइवा की वजह से स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इन वीवो। और अगर इस ग्लास के अंदर सलाइवा से स्टार्च डाइजेस्ट हो रहा है, एंजाइम बाहर आ गया ना बॉडी के, उसको कहेंगे इन विट्रो। हम कह रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि वो किस में होते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि वो एंजाइम से होते हैं और एंजाइम हमेशा लिविंग होता है। बट कैन अकर इन नॉन लिविंग कंडीशन। क्या इस ग्लास में मेटाबॉलिक रिएक्शन हो सकते हैं? हाँ। तो मेटाबॉलिज्म, ध्यान सुनेंगे, मेटाबॉलिज्म फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है जब इनसाइड सेल हो। मेटाबॉलिज्म इज फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर, नॉट डिफाइनिंग फीचर। रीजन क्या है? रीजन क्या है? मेटाबॉलिज्म कैन बी इन विट्रो। मेटाबॉलिज्म क्या हो सकता है? कैन बी इन विट्रो। कहां हो सकता है? इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब में हो सकता है। अब हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल इज अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि सेल का मतलब इन विवो। मेटाबॉलिज्म इनसाइड सेल या लिविंग अब हो सकता है इस डिफाइनिंग फीचर। जैसे अगर मैं ग्रोथ को लेके बोलूं ना, इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी डिफाइनिंग फीचर। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? इन विवो इन विट्रो। अब बताओ कितने लोगों को बात समझ में आई? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन कैटाबोलिक है। ग्लूकोज एक ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में चेन होती है ग्लूकोज की। कैटाबोलिक कैसे हो गया पापी? मेरी तरफ देख ध्यान से। सबसे पहले समझ व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसको एंजाइम कराता है, ठीक है? कितने चलते हैं हमारी बॉडी में? हजारों चलते हैं। उनको मिलाकर हम क्या बोलते हैं? 10-20 रिएक्शन को मिलाकर, 5 रिएक्शन को मिला के हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म टेस्ट ट्यूब में हो सकता है, हाँ। बाहर हो, मतलब बॉडी के अंदर हो सकता है। बॉडी के अंदर इन विवो, बॉडी के बाहर इन विट्रो। तो हमने बोला कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी के बाहर भी केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर कब होगा? जब सेल के अंदर होगा, बॉडी के अंदर होगा। इतनी सी बात है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कहां लिखा है बेटा मैंने? कहां लिखा है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव? जल्दी बताओ। लास्ट 2 लाइन मैंने क्या लिखी है पहले समझ ध्यान से। मैंने बोला है मेटाबॉलिज्म फीचर है, डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म कैन बी इन विट्रो, केमिकल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में भी हो सकते हैं, इस वजह से लिखा है मैंने। इसीलिए मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। ग्लास वाली बात समझ ध्यान से। इस ग्लास में सलाइवरी अमाइलेज डाल दे, स्टार्च डाल दे, इसको इन विवो बोलेंगे, इन विट्रो बोलेंगे? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब या आउटसाइड मीडियम। अगर एंजाइम बॉडी के बाहर काम नहीं कर रहे होते तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर होता। मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि टेस्ट ट्यूब में एंजाइम काम कर लेते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, चलो तो यहीं पर इसको छोड़ते हैं। अभी एक लास्ट रह गया, कॉन्सियसनेस। ठीक है, चलो कोई नहीं, यहीं तक छोड़ते हैं, टाइम हो गया। कल हम लोग 1 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे और हम लोग 2:45 तक पढ़ेंगे एग्जैक्ट। ठीक है? नहीं, टाइम क्यों हो गया है? इसके बाद तो कोई क्लास ही नहीं है। रुक जाओ, मेटाबॉलिज्म कराते हैं। कौन है गधा? ठीक है, टाइम कैसे हो गया? कॉन्सियसनेस बताते हैं ना, ताकि अगला टॉपिक स्टार्ट करें कल। हाँ, कॉन्सियसनेस क्या होता है पहले समझो। ये लिखा नहीं लिखा पहले बताओ। ये लिखा नहीं लिखा? मुझे लगा बीच वाली क्लास चल रही है, मेरी इसके बाद क्लास है। हाँ हाँ, 3 बजे तक क्लास होती है आपकी। मैं भूल गया था। चलो जल्दी करो, इसको लिखो, जल्दी लिख लो, आगे चल रहे। एक बच्चा इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे, हद हो गई यार। सर आप क्लास में इंस्टा चलाते रहते हो? हाँ मैं सब चलाता हूँ बेटा, व्हाट्सएप भी क्लास में और सब कुछ।
ठीक है, हाँ चलिए आइए आगे आ जाओ। अब देखो कॉन्शियसनेस क्या होता है पहले समझो। कॉन्शियसनेस समझने से पहले आप स्टिमुलस का मतलब समझो क्या होता है। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस का मतलब होता है बेटा एनी एक्सटर्नल चेंज। जैसे मान लो आपके बाहर टेम्परेचर, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, व्हाट इज टेम्परेचर एंड व्हाट इज, जैसे मान लो हमने लिखा 20 डिग्री, वो टेम्परेचर है। व्हाट इज टेम्परेचर? डिग्री जो चेंज करता है। मैं कह रहा हूं एनी एक्सटर्नल चेंज इज स्टिमुलस। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल मतलब टेम्परेचर चेंज, प्रेशर चेंज, केमिकल हो सकता है ना, केमिकल हो गया, या बायोलॉजिकल हो गया, किसी का इन्फेक्शन हो गया। मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनो। स्टिमुलस का पहले मतलब समझो। बाहर होने वाले किसी भी बदलाव को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस बोलते हैं। एनी एक्सटर्नल चेंज इज नोन एज स्टिमुलस। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड का मतलब रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं प्लांट की बात करते हैं, चलो प्लांट की बात करते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, जिसको हम कहते हैं विच इज कॉन्सियसनेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सियसनेस बोलते हैं। कॉन्सियसनेस का मतलब होता है कि हम बाहर होने वाले बदलाव के लिए रिस्पॉन्ड करें। मेरा हाथ यहां पे है, बाहर 20 डिग्री है, 40 होगा, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं, दैट इज स्टिमुलस। 40 डिग्री होना इज स्टिमुलस। मैं कॉन्सियस हूं, इसका मतलब मैंने रिस्पॉन्ड किया। अब जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं बेटा, प्लांट की एग्जांपल में किसकी बात कर रहा हूं? प्लांट्स की बात कर रहा हूं। तो प्लांट्स क्या करते हैं? याद करो, याद करो, फोटो पीरियड से फ्लावरिंग करते हैं। जैसे ही मान लो फूल कैसे आता है उसमें? फ्लावरिंग बाई फोटो पीरियड। फोटो पीरियड क्या होता है बेटा? फोटो पीरियड हमारे पास क्या होता है कि फूल आता है प्रॉपर एक लाइट पीरियड से। लाइट पीरियड से क्या है बेटा? फोटो पीरियड। हाँ ठीक है, क्लियर है। फोटो पीरियड मतलब लाइट ड्यूरेशन से। उसके बाद बात करते हैं एनिमल्स की। अब हम लोग लिख रहे हैं एनिमल्स, है ना, हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स में क्या होता है देखो, जैसे माइग्रेशन हो गई, माइग्रेशन हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, ये लाइट से हो जाता है कई बार। रिप्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू लाइट या टेम्परेचर। तो मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि एनिमल हो या प्लांट हो, ये सब कॉन्सियसनेस होते हैं। इवन एग्जांपल में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया केमिकल से रिस्पॉन्स करता है ना, रिस्पॉन्ड टू केमिकल। तो सभी लोग क्या हैं? वो क्या होते हैं बेटा? वो क्या होते हैं? कॉन्सियस होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान सुनेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सियसनेस है, कॉन्सियसनेस जो है इज डिफाइनिंग फीचर। क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस से। ऑल लिविंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। कोई ऐसा नहीं है जो रिस्पॉन्ड ना करे। अब यहां पर एक सवाल और आता है। एक पर्सन जो कॉमा में है, मेरी बात सुनो, एक पर्सन जो कॉमा में है, पर्सन इन कॉमा, जिसका ब्रेन डेड है, उसके लिए बात करते हैं। तो वो तो कॉन्शियस नहीं है, बट इट इज नॉट कॉन्शियस। वो कॉन्शियस तो नहीं है, पर क्या उसके बॉडी ऑर्गन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? मान लो मैं उसके ब्लड में एड्रेनलिन डाल दूं, हार्ट बीट बढ़ेगी उस पर्सन की? बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है बेटा? कॉन्शियस। तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उसके बॉडी, बट बॉडी ऑर्गन रिस्पॉन्ड करते हैं। ब्रेन डेड है बट बॉडी ऑर्गन रिस्पॉन्ड करते हैं ना, रिस्पॉन्ड टू मेडिसिन या किसी भी चीज से। यस और नो? सोचो। तो कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि जो पर्सन कोमा में है, जिसका ब्रेन डेड है, तो क्या मैं उसको लिविंग मानूंगा? लिविंग मानूंगा। क्यों? क्योंकि कम से कम बॉडी के ऑर्गन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना। तो याद क्या रखना आपने? सबसे पहले आप समझो व्हाट इज स्टिमुलस। बाहर होने वाला किसी भी तरीके का फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल बदलाव को हम स्टिमुलस कहते हैं। नो, व्हाट इज कॉन्शियसनेस?
कॉन्शियसनेस का मतलब होता है उस स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करना, चाहे प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एनिमल हो, सभी लोग स्टिमुलस से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसीलिए कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर होता है। अब जो पर्सन कोमा में है, मेरे मन में डाउट आता है क्या वो लिविंग है, डेड है? हम कहते हैं उसका ब्रेन डेड है, मान लेते हैं, लेकिन क्या उसके बॉडी ऑर्गन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? हाँ, कर तो रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ बेटा। बाबा अग्रोही, मैंने तेरा पढ़ लिया है मैसेज, बात करूंगा मैं तेरे से जल्दी। यस यस बेटा, रिप्रोडक्शन में मेनली एसेक्सुअल होती है लोअर के लिए। अब देखो एनसीईआरटी एक बात और लिखती है, ओनली ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियस, ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियस। इस बात का मतलब समझो। आप एक बात बताओ, आपने आपने कभी आपने कभी ये देखा है, मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने कभी ये देखा है, आपने कभी ये सोचा है कि आप जो काम करते हो आपको उसका रीजन पता है, लेकिन जो गाय हैं आपके आसपास के एरिया में उसको पता है कि वो कहां पर है, मुरादाबाद में है कि लखनऊ में? उसको तो नहीं पता। उसको नहीं पता उसके काम का, उसका काम एक ही है, खाना, है ना, अपने बच्चे की प्रोटेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ओनली ह्यूमन इज सेल्फ कॉन्शियस का मीनिंग है कि ह्यूमन को ना, ह्यूमन नो द रीजन ऑफ इट्स एक्शन, अपने एक्शन का क्या है उसको रीजन पता है, एनिमल्स को नहीं पता होता। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले ही बताओ बेटा, ब्रेन डेड और कोमा एक ही बात है, यहां तक कोई दिक्कत है? इस वाले टॉपिक से मेरे दिमाग में क्या समझ आया कि हम सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होती है, क्योंकि हम बाहर होने वाले बदलाव के लिए स्टिमुलस जिसे कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। अब सवाल यह है कि जिसका ब्रेन डेड है उसके ऑर्गन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस है, इसका मीनिंग होता है उसको अपने काम का रीजन पता है, क्यों कर रहा है वो रीजन पता है उसे। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा? एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है एग्रीगेशन। लिविंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है उसको कहते हैं एग्रीगेशन। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे, सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? पहले समझो ध्यान से। लिविंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एग्रीगेशन। जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन की एग्रीगेशन से मेरे पास ग्लूकोज बन गया। तो जब चीजें इकट्ठी होती है ना, मेरी बात सुनो, एग्रीगेशन, सेल एग्रीगेशन ने टिश्यू बनाया, तो टिश्यू में कुछ नए फीचर आ जाएंगे, यहां पर कुछ नए फीचर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? फिर इसमें भी नए फीचर्स आएंगे। तो जैसे जैसे चीजें इकट्ठी होती जाती है ना, वैसे वैसे क्या होता है बेटा, हमारे पास नए फीचर्स आते जाते हैं। तो जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं ना, लिविंग क्या होता है? लिविंग क्या होता है बेटा? लिविंग एक ऐसा सिस्टम होता है जो खुद से इवॉल्व कर रहा है, खुद से रेगुलेट कर रहा है, उसके अंदर एग्रीगेशन होती है चीजों की। जैसे मैं आपसे कहता हूं, सेल ने इकट्ठा करके टिश्यू बनाया, तो टिश्यू का कुछ नया फीचर होगा? हाँ। टिश्यू ने इकट्ठा करके ऑर्गन बनाया, तो क्या उस ऑर्गन में कुछ नए फीचर्स आ जाएंगे? हाँ। लिविंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे हम एग्रीगेशन कहते हैं। बेटा गूगल में ब्रेन और कोमा डेड को वो सेम नहीं बोल रहा बेटा, गूगल उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से ले रहा है, मैं चैप्टर के पर्सपेक्टिव से ले रहा हूं। गूगल सारी बातें वैसी नहीं समझेगा ना जैसा मैं समझाना चाह रहा हूं। अ पर्सन इन कोमा, कोमा का मतलब ब्रेन वापसी भी आ सकता है, वो ऐसी बातें डिस्कस करेगा। वो कैसे जानता है कि ये बात किसने पूछी है? लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले बच्चे ने पूछी है, या किसी डॉक्टर ने पूछी है, या किसी पेशेंट ने पूछी है? मेरी बात समझ ध्यान से, क्लियर है? उस तरीके से सोचना में, क्लियर है? तो लिविंग क्या होता है? व्हाट इज लिविंग? तो लिविंग की अब डेफिनेशन आ गई है, लिविंग की एक डेफिनेशन आ गई है। तो लिविंग क्या होता है? इट इज सेल्फ रेगुलेटिंग, मतलब खुद से चलने वाला है, इवॉल्विंग सिस्टम, जो क्या शो करता है? शो एग्रीगेशन
एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। ये डेफिनेशन किसकी है? लिविंग की। लिविंग का मतलब होता है एक, देखो अब ये पूरा टॉपिक जब खत्म होता है, जैसे ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, यहां पर हमें ये पता चल गया कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद हमें एक नई प्रॉपर्टी पता चली जिसे हम एग्रीगेशन कहते हैं। अब कहता है कि जब आपने चारों को पढ़ लिया तो अब एक लिविंग की डेफिनेशन बना के दो। तो लिविंग की डेफिनेशन ये है कि लिविंग क्या होता है बेटा? लिविंग एक ऐसा सिस्टम होता है जो खुद से चल रहा है, सेल्फ रेगुलेटिंग है, धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, और जो क्या शो करता है? एग्रीगेशन शो करता है। एग्रीगेशन मतलब एक नई प्रॉपर्टी शो करता रहता है जब चीजें इकट्ठी होती है, और रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस से। इसमें ना हमने ग्रोथ लिखा है, ना मेटाबॉलिज्म लिखा है, ना रिप्रोडक्शन लिखा है लिविंग में। क्लियर है? ये क्या कह रहा है पहले समझो ध्यान से। इसने पढ़ाया कि ग्रोथ फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन फीचर है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म फीचर हो सकता है जब हम बात करेंगे सेल के अंदर। कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है। फिर इसने बोला ह्यूमन सेल्फ कॉन्शियस होता है। फिर इसने कहा कि एक डेफिनेशन बना के दो। तो लिविंग, जैसे मान लो दिस इज लिविंग, तो लिविंग एक ऐसा सिस्टम है जो खुद को रेगुलेट करता है, जिंदा रहता है ना, आत्मा है उसके अंदर, सेल्फ रेगुलेटिंग है, इवॉल्विंग है, धीरे धीरे इवॉल्व भी कर रहा है, और उसके अलावा बेटा रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस से, एग्रीगेशन शो करता है। ये डेफिनेशन बनती है। ठीक है बेटा, बाहर से शॉक नहीं देना, उसके अंदर एड्रेनलिन लगाना है, उसकी क्या नाम है, बॉडी अगर बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी तो हार्ट बीट चल रही है ना। हार्ट बीट कैसे चल रही है? खाना खा रहा है वो, खाना इंजेक्शन से दे रहे हैं, तो वो काम कैसे हो रहा है? ठीक है, तो यहीं पर रोकेंगे। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे बताता हूँ, नॉमेनक्लेचर और बाकी चीजें पढ़ेंगे। परसों ये चैप्टर फिनिश करेंगे, और उसके साथ सेल साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटे छोटे कंपैरिजंस। तो कौन बच्चा ऐसा है जो परसों तक सेल साइकिल नहीं खत्म करेगा, 2-3 बार याद करके टेस्ट देके? कोई ऐसा है समझदार? पिटाई कर दूंगा मैं तुम्हारी 2-4 की। और मैं फिर बोल रहा हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? मल्टीपल रिवीजन से, है ना। जितनी बार भी चीजें रिवाइज करोगे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकलेंगे। यस यस। नहीं बेटा, एंजाइम परमानेंट काम नहीं करता। आज डाउट क्लास अभी हटाऊंगा, उसको भी लगी हुई है, हटा दूंगा, क्योंकि मैं उसको कर लूंगा आपको एक दिन, जब मैं सेल साइकिल आपसे डिस्कस करना। अभी कुछ बच्चे कर लें, फिर करते हैं। ब्रेन डेड वाला बेटा, जो पर्सन ब्रेन डेड है पर वो लिविंग है, क्योंकि वो उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। यस, एंड कर रहे हैं, बाय।